तो हम लोग इकोनॉमिक्स के पीवाई क्यू स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे रटना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको समझना है। अगर आप समझोगे तो कंसेप्ट जल्दी से समझ में आएंगे और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो इकोनॉमिक्स में, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में पूछते हैं तो वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो जितना आपको कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होगा उतना ही इकोनॉमिक्स को सोल्व करना आसान होगा। मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पायरेंट्स का पेन एरिया होता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो रट के या कोई बुक पढ़ के नहीं आ सकता, उसके लिए कंसेप्ट समझना पड़ता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का वीक एरिया मिलता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वहां पे कुछ टेक्निकल कंसेप्ट है, ठीक है। So, जो भी क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। वो कंसेप्ट आप लोग लिख लेना, तो एक तरह से वो इकोनॉमिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा। हम उन कंसेप्ट को स्कैटर्ड करके पढ़ें, मतलब एक कंसेप्ट पढ़ रहा हूं फिर मैं दूसरा पढ़ रहा हूं, तो ऐसी कोई उनका ये भी नहीं है कि आपको एक के बाद दूसरा पढ़ना है, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ना है, तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा उस कंसेप्ट को, जिसको भी बताऊंगा तो आपको वो समझ में आएगा कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये 2024 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। विद रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के, इकोनॉमी क्या होता है आप समझो, इकोनॉमी है, अगर किसी को ये नहीं पता कि इकोनॉमी भी क्या चीज है, तो इकोनॉमी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का मॉनेटरी वैल्यू कितना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बताना है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 गया है, पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर, उसमें इंडिया ने टोटल 4.3 ट्रिलियन डॉलर अर्न किए हैं, तो ये इंडिया की इकोनॉमी का साइज है, ठीक है। इकोनॉमी एक घर की भी हो सकती है कि आपके घर की इनकम क्या है, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि ये नेशनल इनकम है, एक तरह से इकोनॉमी क्या है, नेशनल इनकम। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इकोनॉमी का मतलब नेशनल इनकम है, और ये यूपीएससी ने पूछा है जो मैंने बताया अभी भी, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट जो मैं एक बार बता दूंगा तो रिपीट होगा वो, तो अगले क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा ये कंसेप्ट हमने कर लिया, उसके बेस पे आंसर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि टाइम लगेगा कंसेप्ट समझाने, लेकिन बाद में बहुत जल्दी जल्दी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूरे होंगे। तो इकोनॉमी इज लाइक द नेशनल इनकम, अभी नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो, हालांकि कैच ये है कि इकोनॉमी में और नेशनल इनकम में थोड़ा सा फर्क होता है, उसको हम बहुत डिटेल में जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी बेसिक के लिए हमें इतना बताओ कि इकोनॉमी इज द नेशनल इनकम, ठीक है। इंडिया ने एक साल में कितना अर्न किया है वो नेशनल इनकम है, सिंपल उसमें। और यूपीएससी ने ये सिंपल फैक्ट एक बार पूछा भी है, ठीक है, कि इकोनॉमी होता क्या है, तो वो नेशनल इनकम है, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमी है इसको हम जनरली मेजर करते हैं जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब टोटल, ग्रोस का मतलब ही टोटल होता है। डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल, मतलब डोमेस्टिक क्या बनाया हमने, घर में क्या बनाया, टोटल घर में हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस किया। प्रोडक्ट है लेकिन ये प्रोड्यूस से समझ सकते हो आप इसको, कि एक साल में हमने घर में क्या बनाया, टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द जीडीपी, ठीक है। इस जीडीपी को बनाने में, या ये जीडीपी किन किन अलग अलग ब्रॉड सेक्टर से आई है, इसलिए कि ऐसे समझो कि एक घर में 6 पर्सन हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनमें से एक ऐसे हैं जो आईटी में, 2 ऐसे हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा है जो खेतीबाड़ी कर रहा है, एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, एक ऐसा है जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है। तो हम पूछेंगे कि घर की इनकम आ कैसे रही है, तो आप बताओगे कि भाई कुछ एग्रीकल्चर से आ रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है, और कुछ आईटी से आ रही है। तो ये इन्हीं को बोलते हैं सेक्टर। तो हर एक इकोनॉमी के ब्रॉडली 3 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अलाइड का मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ। दूसरा सेक्टर होता है प्रोसेसिंग। राइटिंग थोड़ा सा बियर कर लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि यहां मैं लिखूंगा ज्यादा। प्रोसेसिंग सेकंड सेक्टर होता है
और फिर थर्ड होता है सर्विस। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, कि मतलब वो पैसा आ कहां से रहा है, जो पैसा इंडिया कमा रहा है। ठीक है, तो वो 3 सेक्टर से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है और टर्शरी सेक्टर से आ रहा है। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, बात ये आती है प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में कोई चीज कहां पे बनेगी, वो प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, उसके बाद उसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई मॉडिफिकेशन हो रही है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, सर्विस अलग से एक सेक्टर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि फार्मर ने व्हीट ग्रो किया, एक कंपनी ने उठा के उसका बिस्किट बना दिया, बिस्किट बना, वो मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, व्हीट जो था वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, पहली बार प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सपोज आपने लिथियम निकाला और बैटरी बना दी। ठीक है, लिथियम निकाला गया, दैट इज माइनिंग। ठीक है, और उससे बैटरी बनी, वो सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है हमेशा। ठीक है, टर्शरी सेक्टर क्या है फिर, भाई जो लिथियम निकाला था उसको फैक्ट्री तक लेके भी तो गए होंगे, कैसे कैसे लेके गए, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ठीक है, बैटरी बना दी फैक्ट्री से, उसको मार्केट तक भी तो लेके गए होंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। उस बैटरी को कहीं बना के रखा भी हो तो होगा, कोई गोदाम होगा ना, स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, बनाना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग है। पहली बार बना रहे हो तो प्राइमरी सेक्टर है, नाम से ही पता लगता है प्राइमरी पहली बार, सेकेंडरी उसमें कुछ चेंज कर रहे हो। टर्सरी के अंदर आती है सर्विस, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, सर्विस है। मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्विस है, मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल फोन तो एक कमोडिटी है, उसमें जो नेटवर्क आ रहा है वो एक सर्विस है। ठीक है, आप किसी होटल में जाके रुक रहे हो, एक सर्विस है, होटल इंडस्ट्री को सर्विस बोला जाता है इसीलिए। ठीक है, आप पार्किंग कर रहे हो कहीं गाड़ी की, वो एक सर्विस है। आप उस वो पार्किंग प्लेस ना आपका हुआ, ना आपको पार्किंग दिख रही, पार्किंग प्लेस दिख रहा है आपको। पार्किंग तो एक ऐसी चीज है जो दिखेगी नहीं। ठीक है, आपने गाड़ी को पार्क रखा है एक प्लेस पे, एक गाड़ी है, उसी को पार्किंग बोला जा रहा है, तो पार्किंग एक सर्विस है। ठीक है, तो कुछ कुछ आइडिया आया होगा। तो अब ये लिख लो कि प्राइमरी में क्या क्या आता है मेनली, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक यानी कैटल्स। ठीक है, और उसमें हैन वगैरह बर्ड्स वगैरह भी रहते हैं, कहीं को कैटल कैटल है सारे के। ठीक है, तो कोई किसी मुर्गी फार्म है तो वो लाइव स्टॉक में काउंट होता है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से कुछ लेके आए हो पहली बार आप। ठीक है, रबर लिया है मान लिया फॉरेस्ट से। ठीक है, या कुछ फ्रूट वगैरह लिए हैं। फिशिंग कर रहे हो आप, फिशिंग किया है, पहली बार फिश लेके आए हो। ठीक है, तो फिश करी तो बाद में बनेगी ना, पहली फिश आया है, तो फिशिंग करना प्राइमरी एक्टिविटी है। माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी है। क्वेरिंग प्राइमरी एक्टिविटी है। माइनिंग और क्वेरिंग में क्या फर्क है फिर, अगर सुपरफिशियल माइनिंग कर लिया आपने, ऊपर ऊपर से रेत को उठा लिया और उसमें से कुछ निकाल लिया, तो क्वेरिंग है। अगर आप गड्ढा खोद के कुछ निकाला है, यू गो डीपर डाउन, तो वो माइनिंग है। माइनिंग अंदर से होती है, क्वेरिंग सुपरफिशियल होती है। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर पे आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी बनना, गैस बनाना, वाटर सप्लाई। ठीक है, अदर यूटिलिटी सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है। टर्सरी, ट्रेड कर रहे हो, होटल में जाके रुक रहे हो, ट्रांसपोर्ट, होटल नहीं है, होटल की जो सर्विस है ना उसकी बात कर रहे हैं, होटल की बात नहीं कर रहे। होटल तो सेकेंडरी में भी आएगा क्योंकि होटल किसी ने बनाया भी होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होटल या कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल कौन सी एक्टिविटी है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ऐसे रटना मत, समझना कि उसमें हो क्या रहा है। कोई पर्सन जाके किसी होटल में रह के आया है तो वो टर्सरी एक्टिविटी है, उसने सर्विस ली है। ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, यूपीआई आपने कर दिया, यूपीआई टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी है। रियल एस्टेट बिजनेस इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो बिजनेस जो है वो एक टर्सरी सर्विस है। आप किसी के पास गए कि भाई मुझे कोई प्लॉट दिलवा दो, तो वो सर्विस लेने गए हो आप उसकी।
ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस, किसी सीए के पास चले गए, किसी डॉक्टर के पास चले गए, तो ये सब प्रोफेशनल सर्विस हैं, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप बनना चाह रहे हो, आईएएस आईपीएस, ये सब सर्विसेज हैं, ठीक है। डिफेंस एंड अदर, ये सब सर्विसेज के अंदर में आता है। तो ये हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी की क्या है, टर्सरी की क्या है। क्या इनसे ये सफिशिएंट है, ये याद कर लोगे तो सफिशिएंट है, बाकी समझोगे तो ज्यादा बेटर है, रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन एक बैकग्राउंड भी होना चाहिए पढ़ने के लिए कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी क्या क्या है, सेकेंडरी की क्या है, टर्सरी की क्या है। क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको ये पहले पता होता तो क्या क्वेश्चन सोल्व होता? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज टर्सरी है तो मतलब गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गया। हालांकि अभी हम यूपीएससी भी चालाक हो गया है, पहले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे कि ये लिखा होता था 1 2 1 2 3 2 3, तो 1 1 वाले ऑप्शन हटा देते हम सारे, क्या पता उसी से आंसर मिल जाता, ठीक है। तो पहला तो गया। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है ना डेयरी फार्मिंग, अभी तो पढ़ा तो था लाइव स्टॉक, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, थोड़ा सा तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना, मिनरल को एक्सप्लोर कर रहे हो, माइनिंग, ठीक है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? ढूंढना किसी चीज को, ठीक है। माइनिंग कौन सी है? प्राइमरी है भाई, गलत है। वीविंग क्लॉथ, क्लॉथ बनाना सेकेंडरी, कॉटन आया होगा या कोई और सिंथेटिक टेक्सटाइल आया होगा, उससे आपने कपड़े बनाए होंगे, तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो कितने सही है? 2 सही है, ओनली 2 बी आंसर है, ठीक है। तो ये यूपीएससी ने पूछा था, अगर कंसेप्ट पता था तो आप कर पाओगे, रट के नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देगा, जैसे उसने मिनरल एक्सप्लोरेशन दे दिया, ठीक है। हालांकि ये जो डाटा मैंने लिया था ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से ही है, इंडियन गवर्नमेंट की, उन्होंने ही दे रखी है ये एक्टिविटी, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ सकता है। तो हमने 3 सेक्टर समझ लिए इकोनॉमी के। तो सेक्टर्स मतलब जहां से इनकम आ रही है, ठीक है, किसी भी कंट्री की, किसी घर की भी हो सकती है, किसी स्टेट की भी हो सकती है, दो जानना होता है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। तो यहां पे वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, तो हमें ये फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट समझना है कि फिक्स कैपिटल किसको बोलते हैं वर्सेस वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं। कैपिटल मतलब पैसा। आपने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, ठीक है, कोई प्लॉट बाई कर लिया, ये सब फिक्स कैपिटल है, मतलब वो कैपिटल जो एक बार होनी है, ठीक है। अब गाड़ी खरीद ली, पेट्रोल डलवाना है, ठीक है, गाड़ी तो आपके पास रहेगी ना, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर डलवाना पड़ेगा, फिर डलवाना पड़ेगा, रिकरिंग है, तो ये वर्किंग है, जहां पे चीजें बार बार करनी पड़ेंगी, वो वर्किंग कैपिटल है। आपने कोई शॉप ओपन कर ली, ठीक है, या बड़ा सोचते हैं कि इंडस्ट्री ओपन कर ली जहां पे आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, आप धागा लेके आए, कपड़े सिल दिए, धागा लग गया, ऐसा तो नहीं है कि फिर कपड़े आएंगे तो उसी धागे से फिर सिल दोगे, ठीक है। तो धागा क्या है? वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। आप कपड़ा बनाने के लिए वो लेके आए थे, टेक्सटाइल का क्या बोलेंगे, मतलब रॉ मटेरियल लेके आए थे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल लेके आए इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जब इंडस्ट्री लगाई होगी तभी भी तो पैसा लगाया होगा ना, तो इंडस्ट्री तो वहीं खड़ी है, कपड़ा आया, बना, चला गया, तो जो आया और चला गया ना वो वर्किंग है, ठीक है। जो वही है, बार बार यूज होगा, वो फिक्स है। उस कंपनी में आपने मशीन रखी कपड़े बनाने की, वर्किंग में आएगी कि फिक्स में आएगी? फिक्स में आएगी, ठीक है। तो आप समझ गए, जो चीज आ रही है खत्म होके जा रही है, खत्म हो रही का मतलब ये है कि वो चली गई। अब धागा आया, कपड़ा बना, चला गया, आपके यहां से तो खत्म ही हो गया ना, पेट्रोल डलवाया, खत्म हो गया, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो वर्किंग है, इंडस्ट्री अपने आप में फिक्स है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के बेस पे देखते हैं, फार्मर प्लो क्या लगता है, फिक्स है कि वर्किंग है? फिक्स है, एक बार खरीद के लेके आएगा ना हल को, ठीक है, बार बार उसे जुताई करेगा, तो एक बार की इन्वेस्टमेंट है ना उसकी, फिक्स है, ठीक है। तो सही है पहली। दूसरा, कंप्यूटर ले आए आप, फिक्स है,
ठीक, बिल्कुल फिक्स है। उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी ना वो वर्किंग है, जो आपको बिल देना पड़ेगा वो वर्किंग कैपिटल है। लेकिन कंप्यूटर तो फिक्स है ना, आप प्रिंटर ले आए, प्रिंटर तो फिक्स है, लेकिन उसमें जो पेज लगेंगे वो वर्किंग है, क्योंकि वो खत्म होते जाएंगे। उसमें जो इंक लगेगी वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है। समझ में आ गया वो इतने एग्जांपल देने के बाद? तो हाँ भाई समझ में आ गया, पक्का? ठीक है, फेस ऐसे बनाए हुए, पता नहीं क्या बता दिया मैंने। यार्न यूज्ड बाय द वेवर वर्किंग है, तो मतलब गलत दिया है भाई उसने। पेट्रोल सही दिया है, तो 3 सही है, तो ओनली 3 आंसर है। ठीक है, पूछा यूपीएससी नहीं है तो मतलब यूपीएससी, अच्छा वो मैंने कट नहीं किया तो 2 लगा लो, तो बी आंसर हो गया ओनली 2। यहाँ ओनली 2 का मतलब ये नहीं है कि ये ओनली 2, यहाँ ओनली 2 का मतलब है कि 2 ठीक है। यहाँ ओनली 2 का मतलब क्या है, 2 ठीक है। ठीक है, ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 3 सही है, या चारों सही है। ठीक है, तो हमने एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का कंसेप्ट समझा, फिर हमने एक फिक्स वर्सेस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट समझा जो बिजनेस में यूज होता है। जब भी आप बिजनेस करोगे, किसी भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो वहां पे सीए आपसे पूछेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर आपका फिक्स कैपिटल कितना है और वर्किंग कैपिटल कितना है, मतलब क्या है जिसपे आप एक बार स्पेंड करोगे, क्या है जो आपको हर महीने चाहिए। ठीक है, बैंक में लोन लेने जाओगे वो भी ये बोलेगा सर फिक्स कितना चाहिए, वर्किंग कितना चाहिए। तो अब आगे से आपको समझ में आ गया कि फिक्स क्या है और वर्किंग क्या है। ठीक है, तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 स्टेटमेंट लगा लो, और पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो फिर से कंसेप्ट समझना है हमने, टेंजिबल वर्सेस इंटेंजिबल। ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी के, मतलब आप जिनको बोलो केक वो गए, ये सबने सही किए होंगे। ठीक है, हालांकि है इकोनॉमी के, लेकिन कंसेप्ट पता था तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो टेंजिबल क्या चीज होती है, सुना ये वर्ड टेंजिबल, सुना होगा, क्या होता है टेंजिबल? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है कोई, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हो या आप देख सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो है टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसको आप ना डिवाइड कर पाओगे, ठीक है, और ना आप मेजर कर पाओगे। ठीक है, तो हमें बताना था कि इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है। ऐसी चीजों में इन्वेस्ट, आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप ना टच कर सकते, ठीक है, वो आएगा डलेगा कंप्यूटर में चलेगा, ठीक है, वो इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल नहीं, उसको आप हाथ में नहीं ले सकते कि हाँ भाई ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं इंटेंजिबल। ठीक है, आपने इंटरनेट सर्विस ले ली घर पे, इंटेंजिबल है। ठीक है, आप बोलो कि मैं किसी होटल में स्टे करके आया हूं, इनटेंजिबल सर्विस है, वो टेंजिबल सर्विस नहीं है। होटल टेंजिबल है, पर्सन टेंजिबल है, बेड टेंजिबल है, लेकिन सर्विस इंटेंजिबल है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ठीक है, देखो तो ब्रांड रिकॉग्निशन, किसी ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं हम। ठीक है, जैसे ही ऐसे लगा होता है जूते पे, आप फटाक से क्या बताते हो, किसका जूता है? नाइक का जूता है। ठीक है, कोई नाइकी बोल देता है, कोई नाइक बोल देता है। ठीक है, नाइकी का जूता है भाई। ब्रांड को रिकॉग्नाइज किया आपने, ठीक है, किससे? एक लोगो से। ठीक है, कोई फिजिकल चीज है क्या ये? नहीं। कहीं मार्केट में मिलेगी? नहीं। ठीक है, जैसे ही बड़ा सा एम देखोगे, मैकडोनल्ड बताओगे भाई कि मैकडोनल्ड है। फिर आप ये मत बोलना सर यहाँ तो मैकडोनल्ड का लगा रखा है, वो इतना बड़ा सा, उसको हम छू सकते हैं? नहीं भाई, वो आप छू सकते हो वो उसका फिजिकल प्लास्टिक को, ठीक है, लेकिन वो जो ओरिजिनल आइडिया है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी पर्सन की, किसी ने सोचा कि ऐसा करें तो उसकी इंटेलेक्चुअल से वो अराइज हुआ है। तो ब्रांड रिकॉग्निशन, ठीक है, क्या है? इंटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला सही है। इन्वेंट्री, सामान पड़ा है आपकी फैक्ट्री में, अभी बात की थी कि कपड़ा बनाने के लिए या फिर गाड़ी के लिए पेट्रोल पड़ा है, तो टेंजिबल है, छू सकते हो आप उसको, इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये तो गया, टेंजिबल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अभी बात की, आपने माइंड से प्रोड्यूस किया किसी चीज को, तो माइंड से तो फिजिकल कैसे प्रोड्यूस करोगे? ठीक है, आइडिया ही होगा कोई। हाँ, उस आइडिया का एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि आपने कुछ सोचा हो और वैसा कुछ बना दिया हो। ठीक है, लेकिन जो आपकी सोच है, आईपी, वो तो इंटेंजिबल है ना। ठीक है, तो ये भी इंटेंजिबल है। ठीक है,
मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, किसी क्लाइंट को मेल कर दिया लिस्ट आपने, इंटेंजिबल है क्योंकि सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया? ओनली 3, ठीक है। ये भी यूपीएससी ने पूछा है 2023 में। तो यहाँ पे हमने टेंजिबल वर्सेस इंटेंजिबल का कंसेप्ट किया। हालांकि बिलीव मी, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पहले वाला कंसेप्ट तो पढ़ते हो, सर्विस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये दो कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ाता आपको। ये तो मानते हैं कॉमन सेंस है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग और फिक्स क्या होगी और टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है, ठीक है। कि ये इतना तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं, बचपन में बता दी जाती हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाँ ये टेक्निकल क्वेश्चन आया पहली बार, मतलब अभी हमारे 3 क्वेश्चंस में। यूपीएससी ने पूछा विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो नॉन फंजिबल टोकन्स में। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम फंजिबल टोकन्स। मैं अगर क्लास में पढ़ाता तो भी यही बताता कि टॉपिक है भाई फंजिबल टोकन या नॉन फंजिबल टोकन। तो इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट कंसेप्ट हैं, उनको आप क्वेश्चंस की हेल्प से कर लो या डायरेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सब कंसेप्ट अलग अलग है। अब जो 3 कंसेप्ट समझे, तीनों अलग है, ये चौथा कंसेप्ट है, ये उनसे अलग है, ठीक है। अब देखो पहले फंजेबल देखेंगे कि फंजेबल क्या होते हैं। कोई भी चीज जो डिजिटल है, ठीक है, इंटरचेंजेबल है, यूनिक नहीं है, एंड विच कैन बी डिवाइडेड इज फंजेबल। कोई भी चीज जो डिजिटल है, डिवाइड कर सकते हो उसको, इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन यूनिक नहीं है, उसको फंजेबल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल करेंसी, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल है, इंटरचेंज कर सकते हैं, डॉलर को रुपी में, रुपी को डॉलर में, डिवाइड कर सकते हैं, तो छोटी यूनिट बना सकते हैं, बड़ा भी पे कर सकते हो अमाउंट, छोटा अमाउंट भी पे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यूनिक नहीं है। हर एक कंट्री के पास है करेंसी, ऐसा कोई यूनिक नहीं है कि सिर्फ हमारे पास है किसी के पास है नहीं, ठीक है। यहाँ यूनिकनेस का मतलब है कि सिर्फ वो उसी पर्सन के पास हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझो, आपके पास एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, आर्ट के नाम पे मैं तो घुमा फिरा के एक पिकासो का नाम जानता हूँ, उसकी पेंटिंग होती थी, आप लोग पता नहीं कुछ ज्यादा जानते हो तो, ठीक है। सपोज पिकासो की कोई पेंटिंग है, उसका एक डिजिटल फॉर्म बनाना है हम लोगों को, तो उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। उसका एक यूनिक कोड बनेगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया यूनिक कोड बनेगा, जो किसी और पेंटिंग से मैच नहीं करेगा। तो मतलब आर्ट है, यूनिक होगी, ठीक है, उसका एक यूनिक फुटप्रिंट बन गया। क्या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेंटिंग है ना, डिवाइड करने के बाद पेंटिंग रहेगा ही नहीं, उसका ओरिजिनल जो फॉर्म है वो गायब हो जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, डिविजिबल नहीं है। नॉर्मली कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंज कर सकता हूं क्या? पेंटिंग को पेंटिंग से वैसे ही किसी चीज से इंटरचेंज किया ही नहीं जा पाएगा, पैसे से तो खरीदी जा सकती है, इंटरचेंज नहीं हो सकती, लेकिन वो क्योंकि वो तो यूनिक है ना, यूनिक जहां वर्ड आ गया वहां इंटरचेंज खत्म हो जाएगा ना, तो मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकता, इंटरचेंज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। और डिजिटल तो होगा ही, ये नॉन फंजेबल है, वो फंजेबल है। एग्जांपल लिख लो, बिटकॉइन, या फिर रुपी, डिजिटल रुपी फंजेबल है, और आर्ट फॉर्म है कोई, या फिर कोई आपके पास कोई टॉय है जिसको आपने डिजिटल फॉर्म दे दी है, ठीक है, तो उन चीजों को नॉन फंजेबल बोलते हैं। जो डिजिटल तो हैं, यूनिक है, लेकिन डिवीजन पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, उनका इंटरचेंज नहीं कर सकते उनको आप, वो या तो आपके पास है या फिर वो किसी और के पास होगी। जैसे रुपया एक्सचेंज किया आपने, आपके पास डॉलर आ गया, वो रुपया किसके पास गया आपको थोड़ी पता है,
फिर उसने वो किसी दूसरे डॉलर के साथ रिप्लेस कर दिया, अब वो रुपया किसके, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे ना, लेकिन उस पेंटिंग को आपने किसी को दे दिया तो ट्रेस कर पाओगे, अब इसके पास है, क्योंकि फिर पहले के पास नहीं होगी, फिर दूसरे के पास है, तो वो यूनिक चीज है, तो उसको बोलते हैं नॉन फंजेबल इकोनॉमिक के टर्म में। तो हर वो चीज जिसको डिजिटल लेके आ जा सकता है, ठीक है, किसी न किसी तरह से उसका एक डिजिटल फॉर्म बनाया जा सकता है, लेकिन वो यूनिक होगी, उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉन फंजेबल टोकन है, ठीक है। फंजेबल टोकन वो है जो यूनिक नहीं है, इंटरचेंज किया जा सकता है आसानी से, डिजिटल है और डिवाइडेबल है, ठीक है। इतना कंसेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो, दे अनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, ठीक है, यही मैंने बताया, पेंटिंग का फिजिकल एसेट था, उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सही बात है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स, ठीक है, यूनिक है। अगर क्रिप्टोग्राफिक नहीं समझ में आया तो क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है साइंस में, जहां पे आप चीजों को कोड करते हो एक तरह से, और वो कोड मतलब किसी भी चीज को कोड फॉर्म में या एक क्या बोलते हैं हिडन फॉर्म में लेके आना इस क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, ताकि दूसरा उसको समझ ना पाए। जो मैसेज होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, नॉर्मली वो क्रिप्टिक मैसेज होते हैं, आप उनको समझ नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है, उनको ट्रांसलेट किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी ट्रांसलेशन की एक साइंस है, जिसमें किसी एक मैसेज को एक दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड, उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो आपने पेंटिंग को क्रिप्टोग्राफ कर दिया, उसका एक ऐसा डिजिटल फॉर्म बना दिया जो जनरली कोई दूसरा उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आपने ही बनाया ना, अब दूसरे को समझने में टाइम लग सकता है उस चीज को, तो इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, हाँ ठीक है, हो सकता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन। अगर ब्लॉकचेन समझना है कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। अब फिर कहोगे ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो टेक्नोलॉजी जिसको कोई एक कमांड नहीं कर सकता, ठीक है, वो है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं हम इंडिया में कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो डिसेंट्रलाइजेशन जहां पे कोई सेंट्रल कमांड नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज है। तो उस डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में एक यूनिक फुटप्रिंट जनरेट कर देना नॉन फंजेबल टोकन है। बिल्कुल सही है, ठीक है, सेकंड भी सही है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज, नहीं ये गलत है, तो 1 and 2 सही है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ थर्ड भी पता होता तो भी हो जाता, क्योंकि अगर मुझे पता होता थर्ड गलत है तो ये गया और ये गया, तो सिर्फ एक से भी हो जाएगा। बहुत बार यूपीएससी में या सेट पीसीएस में ऐसा होगा, आपको एक ही ऑप्शन पता था, एग्जामिनर भी यही चाह रहा था कि आपको वही एक ही पता हो, बाकी ना भी पता हो तो चलेंगे। वो चाह रहा है थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो ना भाई, कि एक से निकल रहा है तो बाकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर हमें सिर्फ ये भी पता होता कि नॉन फंजेबल उन टोकन्स को बोलते हैं, ठीक है, टोकन की जगह आप सिंबल भी बोल सकते हो, जरूरी है टोकन वर्ड की, ये टोकन वर्ड क्या है समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो फंजेबल और नॉन फंजेबल, आइटम बोल लो टोकन की जगह पे, ठीक है, लेकिन आइटम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में है, इसलिए उनको टोकन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक का कंसेप्ट है फंजेबल और नॉन फंजेबल, कि कोई चीज फंजेबल है या नॉन फंजेबल है। तो मैंने उनके कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, वो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वो फंजेबल है कि वो नॉन फंजेबल है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यूपीएससी ने 2021 में पूछा, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट भी पढ़ा दूं ना तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन करना अपने आप में अलग प्रोसेस है, इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट समझना अलग है, ठीक है। अगर सारी चीजों को, बाकी रिमेनिंग चीजों को अगर हम अनचेंज कर दें तो मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज, तो मार्केट डिमांड गुड के लिए कब बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पे कंसेप्ट पहले तो समझेंगे, मार्केट डिमांड क्या होती है या मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स क्या होती है, और वो कब बढ़ सकती है कब घट सकती है। अगर हमें ये पता होगा तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो मार्केट डिमांड
इकोनॉमिक्स में कैपिटल इकोनॉमी का टर्म है, या आप ये बोल लो, क्योंकि अभी ये आप ये बोलोगे कि ये कैपिटल इकोनॉमी क्या है, फिर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि कैपिटल का मतलब पैसा होता है। हाँ तो सही है, मतलब कैपिटल इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जो पैसे से चलती है, जहां पे पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, उसको कैपिटल इकोनॉमी बोलेंगे। जैसे इंडिया में, हालांकि अब कहोगे कि ये तो हर जगह पे पैसा ही सब कुछ है, हाँ है, लेकिन कुछ कंट्रीज को मानते नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। जैसे इंडिया में है, इंडिया में हमारे यहाँ पे कैपिटल इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को हम कैपिटल इकोनॉमी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमी है, ठीक है, मतलब पैसे के लिए या पैसा कमाने के लिए आप कुछ करो, आपको फ्रीडम नहीं दी गई है, एक तरह से ये समझो, ठीक है। कैपिटल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, इंडिया में वो फ्रीडम नहीं है, ठीक है। आप क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, किस प्राइस पे बेचोगे, आई रिपीट, क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, किस प्राइस से बेचोगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, इंडिया में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन अमेरिका में ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो वहां पे कैपिटल इकोनॉमी है, मतलब पैसे का खेल है, आप जितना पैसा डालोगे उतना चीजें ज्यादा बनाओगे, जितने मर्जी प्राइस पे बेचना चाह रहे हो बेच लो, तो इसको कैपिटल इकोनॉमी बोलते हैं। तो एक कंसेप्ट मैंने और बता दिया कि कैपिटल इकोनॉमी क्या है, जहां पे पैसा इज एवरीथिंग, एक तरह से समझो, जहां पे व्हाट यू विल प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ इट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड एट व्हाट प्राइस इट वुड बी सोल्ड, इट विल कंप्लीटली ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं और कैपिटल इकोनॉमी भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं उस पर भी आता हूं, पहले कैपिटल इकोनॉमी। अब इंडिया में आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं है, आप क्या बनाओगे उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, कितना बनाओगे, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाओगे, ये भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, किस प्राइस पे बेचोगे, एमआरपी डालना पड़ेगा। तो नहीं है चलती आपकी मर्जी, इसीलिए इंडिया में कैपिटल इकोनॉमी नहीं है। अमेरिका में इतनी बंदिश नहीं है, वहां पे सर्टेन इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कि भाई आप ड्रग्स की खेती नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी आपको अगर फोन बनाने हैं बनाओ, जल्दी से फैक्ट्री लगाओ, बहुत ज्यादा परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जमीन लो, फैक्ट्री खड़ी करो, फोन बनाने लगो। इंडिया में फोन बनाओगे भाई, उससे पहले 10 चीजें पूछेंगे, रॉ मटेरियल कहां से लाओगे, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाओगे, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, कागजी कार्रवाई, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया एक कैपिटल इकोनॉमी नहीं है। कैपिटल इकोनॉमी वो होती है जहां पे रेड टेपिज्म कम है, ब्यूरोक्रेसी कम है। रेड टेपिज्म कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स। तो ये कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। तो एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई कैपिटल इकोनॉमी में ब्यूरोक्रेसी कम है, तो वो सही कह रहा है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कम है, तो वो भी वो सही कह रहा है। इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ज्यादा है, रेड टेपिज्म ज्यादा है, ठीक है। व्हाट वी विल प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ इट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड एट व्हाट प्राइस वी विल सेल इट, टोटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए हमारी इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। ये सब किस में आता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कितना बनाओगे, क्या बनाओगे, कितने पे बेचोगे, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, अगर प्राइवेट डिसाइड कर रहा है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कैपिटल इकोनॉमी में आता है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट कितना बनाओगे, कितने प्राइस से बेचोगे, ये कैपिटल इकोनॉमी में, या उसको दूसरे टर्म में मार्केट भी बोल देते हो, कैपिटल इकोनॉमी का ही दूसरा टर्म है मार्केट, ठीक है। इट विल बी डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। आप क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर आपको लगता है कि डिमांड है तो ही तो बनाओगे ना, अदरवाइज आपके पास पैसे ज्यादा थोड़ी है कि आप वेस्ट करोगे, ठीक है। तो कैपिटल इकोनॉमी में आपको लगता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट की, तो आप उसको इतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, सप्लाई तभी ज्यादा दोगे, प्राइस भी वैसे ही डिसाइड होगा। इंडिया में तो एमआरपी है, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं सेल कर सकते आप, वो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल। तो यूएस में ऐसा नहीं होता, यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वहां पे वही सेम बिस्किट आपको दूसरी दुकान पे दूसरे में एक प्राइस में मिल रहा है, दूसरी पे एक दूसरे प्राइस से मिल रहा है, तीसरी पे तीसरे प्राइस से मिल रहा है, बिस्किट सेम है,
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर मुझे लगेगा बीइंग ए शॉपकीपर कि भाई इस प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो मैं उसका प्राइस बढ़ा दूंगा। मैंने बढ़ाया ना, शॉपकीपर ने, बनाने वाले ने थोड़ी बढ़ाया। ठीक है, हाँ, बनाने वाले ने जब शॉपकीपर को बेचा होगा तब उसने ये देखा होगा कि भाई ये जो मेरे से खरीदने आया है इसकी डिमांड ज्यादा है क्या, हाँ सप्लाई कम है, तो मैं इसको महंगा बेचूंगा, तो वो भी आगे महंगा बेचेगा। तो ये महंगा या सस्ता बिकेगा किसने डिसाइड किया? डिमांड एंड सप्लाई ने। ठीक है, इसी को मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं नॉर्मल टर्म में, और इसी को कैपिटल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की डिमांड या सप्लाई इस बात पे डिपेंड करता है, सॉरी, प्रोडक्ट्स का प्राइस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। तो सारा खेल किसका है? डिमांड और सप्लाई का। तो कोई आपको बोले मार्केट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो ये चारों एक ही चीज है। आई रिपीट, कैपिटल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये चारों एक ही चीज है। ठीक है, जहां पे क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, कितने में बेचोगे, ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी। ठीक है, इसको नॉर्मल वे में लेज़ाई फेयर पॉलिसी बोलते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये माइट भी आगे आ जाए, हम पढ़ेंगे लेज़ा फेयर पॉलिसी। ठीक है, ये शायद फ्रेंच वर्ड है, तो माइट भी मैं प्रोनाउंसिएशन में राइट ना हो। ठीक है, लेज़ाई फेयर पॉलिसी, तो यूपीएससी ने पूछा व्हाट इज लेज़ाई फेयर पॉलिसी? तो पॉलिसी वेयर प्राइस इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। ठीक है, यह लेज़ाई फेयर का मतलब है लेट द मार्केट डिसाइड, कि मार्केट को डिसाइड करने दो प्राइस क्या होगा। अगर ज्यादा डिमांड है तो प्राइस बढ़ जाएगा, कम डिमांड है तो प्राइस घट जाएगा, अगर सप्लाई कांस्टेंट है। सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो प्राइस घट जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? सप्लाई कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पे आओ। अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, तो मार्केट डिमांड फॉर द गुड्स माइट इंक्रीज। तो कब बढ़ सकती है मार्केट डिमांड किसी भी गुड की? अगर बाकी चीजें अनचेंज रहें। ठीक है, मतलब सिर्फ ये चेंज हो, बाकी सब कुछ अनचेंज है, तो हमें बताना है इनमें से क्या चीज है जो किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट डिमांड को बढ़ा सकता है। ठीक है, पहला, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। अगर किसी प्रोडक्ट का एक सब्स्टिट्यूट है, उसका प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या वो चीज मार्केट डिमांड को बढ़ा सकती है क्या? अगर किसी प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए, मतलब आईफोन खरीदने गए थे, नहीं मिला, या आप आईफोन खरीदने गए थे, नहीं मिला, आपने देखा सैमसंग के फोन का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो भाई आईफोन का ही बढ़ सकता है? जब सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो ओरिजिनल का प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? अगर मेन नहीं मिले तो आप दूसरा यूज कर लो। भाई जो आप मेन नहीं मिले उसके बाद यूज करना चाह रहे हो, उसी का प्राइस बढ़ रहा है, तो ओरिजिनल का तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो प्राइस बढ़ाएगा, सही बात है, ए ऑप्शन तो होना चाहिए, तो एक आंसर तो गया। ठीक है, देन उसके बाद बताओ, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ रहा हो, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक तो होता है सप्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। दो चीजें समझो। कॉम्प्लीमेंट तो मतलब जो उसके साथ आ रहा है, ठीक है, सप्लीमेंट जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब चाय के साथ शुगर, कॉम्प्लीमेंट है। नॉर्मली सुनते हो ना, जैसे उसमें बोलते हैं कि हार्ड ड्रिंक के साथ सॉफ्ट ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब उसके साथ आ रही है। प्रिंटर के साथ इंक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो क्या इंक का प्राइस बढ़ेगा तो जरूरी है क्या प्रिंटर का प्राइस बढ़ेगा? जरूरी नहीं है।
ठीक है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या गाड़ियों का प्राइस बढ़ेगा क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का प्राइस तो बढ़ रहा है, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि मेन का प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े। शुगर का प्राइस बढ़ गया तो क्या टी का प्राइस बढ़ेगा क्या? जरूरी तो नहीं है कि बढ़ेगा। मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, टी का प्राइस बढ़ा, शुगर का प्राइस बढ़ा, तो क्या टी का प्राइस बढ़ना चाहिए? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ बनेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या जरूरी है कि हार्ड ड्रिंक का बढ़ेगा? नहीं जरूरी है। ठीक है, पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है तो क्या जरूरी है कार का प्राइस बढ़ेगा? नहीं, उल्टा बोलो, घटेगा, क्योंकि अगर ज्यादा कार बेचनी है तो प्राइस घटाना पड़ेगा, नहीं तो कार नहीं बिकेंगी। मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो गाड़ियों वाले प्राइस घटा लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ गई तो खरीदने वाले कम हो जाएंगे ना। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है कि दोनों चीजों का प्राइस बढ़ रहा है तो ओवरऑल प्राइस बढ़ रहा है, ओवरऑल प्राइस बढ़ रहा है मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो खरीदने वाले कम हो जाएंगे ना, क्योंकि कुछ लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर हो जाएगी वो चीज। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ेगा तब जरूरी नहीं है कि मेन प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? घटता है, क्योंकि तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी वो दोनों मिलके एक फिक्स प्राइस को बनाए रखेंगे। ठीक है, अगर इंक का प्राइस बढ़ेगा तो प्रिंटर वाले कोशिश करेंगे प्रिंटर का प्राइस घटा दे, नहीं तो प्रिंटर खरीदने वाले कम हो जाएंगे ना। ठीक है, तो सेकंड तो नहीं होगा इसमें, ये 2-3 एग्जांपल लिख लेना आप कॉम्प्लीमेंट में। तो सेकंड नहीं होगा तो ये ऑप्शन गया, पहला तो होगा, चौथा भी होगा। अब पेपर में लॉजिक ये कहता है चौथा चेक नहीं करना, क्योंकि चौथा तो पता ही है, ठीक है, चेक करना है सिर्फ थर्ड वन। ठीक है, तीसरा, चौथा तो वैसे भी सिंपल है, कह दो प्राइस घटेगा तो डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आईफोन कल को अनाउंस हो जाए कि आईफोन 18 भाई 50,000 में देंगे तो लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो प्राइस घटेगा तो बढ़ेगी डिमांड, तो ऑब्वियस सी बात है। तीसरा, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कस्टमर इंक्रीज। क्या लिखा हुआ है? गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ कस्टमर इंक्रीज। तो एक और इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आ गया, इंफीरियर वर्सेस सुपीरियर गुड। ठीक है, पहले समझो इंफीरियर गुड क्या होते हैं। वो गुड्स जो आपको मजबूरी में खरीदने पड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आर द इंफीरियर गुड। ठीक है, मोटरोला, सैमसंग या बाकी जो फोन इसलिए खरीदने पड़ रहे हैं कि आईफोन खरीदने का पैसा नहीं है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो क्या करोगे? तो खरीदोगे इनको? नहीं खरीदेंगे। इंफीरियर गुड की सेल बढ़ेगी अगर आपकी इनकम कम है, इंफीरियर गुड की सेल्स घटेगी अगर आपकी इनकम ज्यादा है। तो इसको ऐसे लिखना, डिमांड विल इंक्रीज इफ इनकम विल डिक्रीज। पैसा, इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी इंफीरियर गुड की, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हो गए ना, सस्ता खरीदने वाले। इंफीरियर मतलब सस्ता सामान, सस्ते सामान कब खरीदा जाएगा? जब इनकम कम होगी। डिमांड विल डिक्रीज इफ इनकम इंक्रीज। ये इंफीरियर गुड के लिए, सिर्फ सुपीरियर के लिए उल्टा है। अगर आपकी इनकम घट गई तो आईफोन नहीं खरीद पाओगे ना, आईफोन एक सुपीरियर गुड है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो खरीद पाओगे, तो वहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इंफीरियर गुड में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आंसर बता दो, थर्ड होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। ऊपर क्या कह रहा है? डिमांड बढ़नी चाहिए, तो थर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बन गया आंसर? 1 and 4 आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने पिछले में कंसेप्ट कौन कौन से पढ़े? इंफीरियर, सुपीरियर गुड, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, और मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है, यूपीएससी ने पूछा द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज से मनी मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज होगा? अब कह दो ये तो तब बताए ना जब ये पता हो कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। ऐसे समझो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है।
मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है प्रिंटिंग ऑफ मनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 रुपए छाप दिए और मार्केट में दे दिए। मार्केट को क्यों देगा आरबीआई? मार्केट को देने का मतलब है कि एक प्रॉपर चैनल है बैंकिंग का, उसके थ्रू वो पैसे हम तक आते हैं। वो बैंकों को देगा, ठीक है, बैंक आगे पर्सन को देंगे, ठीक है, या गवर्नमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट ने सैलरी दे दी। देयर आर डिफरेंट वे जिससे पैसा मार्केट में आएगा, ठीक है। छापा आरबीआई ने, उसके बाद वो पैसा कहां आएगा? मार्केट में। क्या बोलेंगे, कहां आ गया पैसा? मार्केट में आ गया। अब पैसा किसी पर्सन की जेब में है या बैंक में रखा है, ठीक है, तो है वो मार्केट में। आरबीआई ने छाप के जब आगे कर दिया ना उसको, तो वो कहीं पे हो, किसी बैंक के पास हो, एनबीएफसी के पास हो, किसी पर्सन के पास हो, किसी ने फॉरेन में दे दिया हो, कहीं दिया हो, वो मार्केट में है, ठीक है। तो आरबीआई ने डाला 1000 रुपया। इस 1000 रुपए को एक बैंक ने लिया और उसने लोन दे दिया आगे। लेकिन आरबीआई ये बोलता है कि भाई जितना पैसा आपके पास है ना, उतना लोन मत दो, क्योंकि आपने 1000 रुपए था, 1000 रुपए लोन दे दिया, ठीक है, और मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आप कहां से दोगे वापस? इमरजेंसी में मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई और मैंने आपसे वापस देना पड़ गया, क्योंकि ये 1000 आपने मुझसे लिया है ना, ठीक है, तो एक तरह का लोन है। तो ये समझ लो कि आपने बैंक को दिया है, आरबीआई की जगह ऐसे समझ लो आपने बैंक को 1000 रुपए दिया, बैंक ने उठा के 1000 रुपए लोन दे दिया किसी और को, आप पैसा मांगने गए, बैंक कह रहा नहीं है भाई हमने तो लोन दे दिया, लोन कब आएगा? 5 साल में आएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस हिल जाएगा कस्टमर का। तो आरबीआई बोलता है भाई बैंकों को जितना पैसा आगे आपको देना, हम वो सारा आगे मत दिया करो, कुछ कुछ रख लिया करो ताकि इमरजेंसी में काम आए, ठीक है। तो आरबीआई बैंक को बोलता है कि जितना भी आपके पास टोटल मनी है, उसमें से कुछ हमें दे दो, हम रख लेंगे आपके लिए। कि भाई कल को आप भाग गए, कस्टमर को पैसा देना पड़ गया, तो कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट को कौन देगा? हम देंगे। तो कुछ पैसा हमें दे दो। मतलब बैंक अपने पैसे में से कुछ पैसा आरबीआई को देते हैं सेफ रखने के लिए। इसको सीआरआर बोला जाता है बैंकिंग टर्म में, ठीक है। और बैंक कुछ पैसा सेल्फ खुद के पास रखते हैं, लोन नहीं दे सकते। इसको एसएलआर बोला जाता है इकोनॉमी की टर्म में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। किसी भी बैंक का वो पैसा जो उसने आरबीआई को दे रखा है रखने के लिए, आरबीआई का नहीं है, पैसा बैंक का ही है, लेकिन वो रख रहा है, ठीक है, कि अगर कल को बैंक में कुछ दिक्कत हो जाए, बैंक भाग जाए, बैंक रन बोलते हैं उसको, या बैंक रन हो जाए। बैंक रन का मतलब है बैंक आउट ऑफ मनी हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। उसका फिर मैं एक रिसेंट एग्जांपल आपको अभी बताऊंगा अभी। तो उस केस में आरबीआई कहता है भाई पैसा कुछ कुछ हमें दे दो ताकि कस्टमर को कुछ पैसा तो वापस दे पाए, और आपके पास भी जो सारा पैसा है ना, वो सारा मत दो, कुछ अपने पास रखो, बाकी को लोन दे दो, ठीक है। तो इस बैंक ने 10 रुपए रख लिए अपने पास और 990 रुपए लोन दे दिया, ठीक है। आरबीआई के अकॉर्डिंग पैसा किसके पास है? बैंक के पास, बैंक ए के पास। बैंक ए ने 990 रुपया दे दिया किसी को, उस पर्सन ने वो पैसा जाके दूसरे बैंक में रख दिया। आप कहोगे कि वो फिर लोन लेगा ही क्यों अगर उसको दूसरे में रखना है? तो भाई ऐसे समझ लो कि आपने पैसा लिया, उसको खर्च कर दिया मार्केट में, वो किसी के पास तो गया होगा ना, उसने उठा के बैंक में रख दिया, ऐसे समझ लो उसको, ठीक है। अल्टीमेटली तो पैसा बैंक में ही जाना है, ठीक है। आप कुछ बेचोगे, दुकानदार को देके आओगे, दुकानदार बैंक में रखेगा उसको, ठीक है। दुकानदार नहीं रखेगा, वो तीसरे से सामान खरीदेगा, वो बैंक में रखेगा, बैंक पैसा जाना बैंक में, ये वापस घूम फिर के, तो घूम फिर के 990 रुपए बैंक में चला गया, ठीक है। ये 10 जो है, इसको आप 10% लगाओ कि ये 10% है, 10% 10 ही बनेगा, हाँ, ठीक है। ये 10% है, ये वो पैसा है जो आरबीआई कह रहा है एसएलआर और सीआरआर की फॉर्म में आपको रखना है, ये आप आगे दे नहीं सकते। तो इस बैंक को भी 10% रखना पड़ेगा। 10% इसका कितना होगा? 99 रुपए इसने अपने पास रख लिया है, आरबीआई को दे दिया, और बाकी बचा हुआ आगे लोन दे दिया फिर से बैंक सी को,
बैंक 3 को नहीं देगा तो मतलब किसी को देगा, वो आगे बैंक में रखेगा। इसमें से 99 फिर माइनस कर दो, कितना बच गया? 1000 का 10% 100 होगा भाई, इसको 90 कर लो। ठीक है, आप लोगों का मैथ मेरे से वीक है। ठीक है, तो हमारा पूरा ध्यान मनी मल्टीप्लायर समझने पे है, कैलकुलेशन पे ध्यान ही नहीं है। 1000 का 10% 100, 900 रुपए आगे दे दिया, 900 रुपए यहां आया, इसने 10% रखा, 10% हुआ 90, तो इसने आगे कितना दे दिया? 810। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। आरबीआई के पास पैसा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है मैंने इसको दिया है, जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। इसके पास भी पैसा है, इसको दे रखा है, इसके पास भी पैसा है, इसको दे रखा है। पैसा सभी के पास है, लेकिन पैसा था तो कितना? 1000, अकाउंट में सबके दिख रहा है। इसको ऐड कर लो, 810, फिर यहाँ 900, क्योंकि इनके पास 900 रुपए दिख रहे हैं, इनके पास 810 दिख रहे हैं, इनके अकाउंट में 900 दिख रहे हैं, 900 100 तो मतलब 1000 दिख रहे हैं पूरे। आरबीआई को भी दिख रहा है कि मेरे पास 1000 रुपए मैंने इस बैंक को दे रखे हैं। पैसे 1000 ही थे, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब पैसा मार्केट में जाता है ना, वो मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है? मतलब वो लगता है कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी, मेरे पास भी है, ठीक है, वाकई में होता वो एक फिक्स लिमिट ही है, लेकिन वो मल्टीपल जगह पे जाता है। ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। कि आप अगर 10 रुपए डालोगे ना मार्केट में, तो वो 10 रुपए नहीं है, वो 10 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? उसका एग्जांपल मैंने बता दिया। पैसे इसके पास भी है 900, इसके पैसे कहां हैं? इसने दे रखे हैं। इसके पास भी है, इसके कहां है? इसने दे रखे हैं। पैसे आरबीआई के पास भी हैं, इसके कहां है? इसने इसको दे रखे हैं। पैसे तो सबके पास हैं, लेकिन इतने पैसे थे तो नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई हो गए। ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि पैसा अगर जाता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, कि अब अगर गवर्नमेंट 1 लाख रुपए डालती है इकोनॉमी में, तो 1 लाख नहीं डाले, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? वो कोर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, बाद में समझेंगे। ठीक है, जो सारा एकदम खिचड़ी बन जाएगा। अभी में इतना समझ में आ गया कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपए डालेगी तो 100 नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक सर्टेन परसेंट तो हर बैंक को रखना है अपने पास और आरबीआई को देना है। ठीक है, क्वेश्चन पे आओ। मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज। ये मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कैसे हो सकता था? ये मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कैसे हो सकता था? कैसे हो सकता था इंक्रीज? अगर ये लोग अपने पास ये 10% ना रखते, आगे दे देते, और तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता ना। अगर ये जो 100 रुपए इसने रखे, ये आगे दे देता, तो ये भी तो मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो इसने यही पूछा है मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज। कब इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो नहीं, डिक्रीज होना चाहिए कैश रिजर्व रेशियो में, क्योंकि ये अमाउंट अगर डिक्रीज होगा ना, ये 10% डिक्रीज होगा, तो आगे पैसा ज्यादा जाएगा। इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नहीं, डिक्रीज होना चाहिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। जब कम से कम बैंक अपने पास रखेगा, ज्यादा से ज्यादा आगे देगा, तो मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। सही बात है, अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां से कोई पर्सन लेके अपने पास ही रख लेता, आगे बैंक में देता ही नहीं, तो अगले बैंक में मल्टीप्लाई कैसे होता? तो अगर लोगों की मनी बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। डी क्या कह रहा है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। पॉपुलेशन से थोड़ी फर्क पड़ना है, पैसे से फर्क पड़ना है। ठीक है, तो हालांकि आपको सीआरआर एसएलआर का कंसेप्ट नहीं भी पता है, तो मैंने एक जर्नल वे में समझा दिया है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। सीआरआर वो पैसा है किसी भी बैंक का जो जिसका एक सर्टेन परसेंटेज उसको आरबीआई के पास रखना है। एसएलआर किसी भी बैंक का वो पैसा है जिसका एक सर्टेन परसेंट उसको अपने पास रखना है, वो आगे नहीं दे सकता। ठीक है, बाकी इन सीआरआर एसएलआर को डिटेल में जब ये सीआरआर एसएलआर आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 ही हुए हैं, कंसेप्ट कई सारे हो गए। ठीक है, और ये मनी मल्टीप्लायर बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है कि भाई इकोनॉमी में क्या होता है। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा था, तो वहां पे 2 टर्म थी जो एक्सप्लेन नहीं की मैंने, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कि क्या होते हैं?
वैसे तो मैंने बताया था कि कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट है जो किसी बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। रीजन बताया था कि अगर बैंक फेल हो जाए, बैंक भाग जाए, बैंक रन हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, ये बोल लो, ठीक है, तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोविजन होता है कि भाई पर्सन को कुछ पैसा तो दिया जाए, ठीक है। वो प्रोविजन पहले 1 लाख रुपए तक का था कि इन केस ऑफ बैंक रन, ठीक है, आपके ऐसा नहीं है कि मैं आपके पैसे थे 50,000, आपको गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देगी। अगर 1 लाख से ज्यादा आपका अमाउंट बैंक में था तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक वापस मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब उस प्रोविजन को 5 लाख कर दिया गया है कि अगर 5 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट है आपका, तो अगर कोई बैंक रन हो जाता है, मतलब कोई बैंक करप्ट हो जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक देगी, ठीक है, तक देगी, अप टू 5 लाख। जरूरी नहीं है ना कि 5 लाख ही मिलेंगे, आप सोच आपके 10 लाख थे तो जरूरी नहीं है 5 लाख देगी, हो सकता है कम भी दे। तो वो देखेंगे कि बैंक का पैसा कितना रखा है आरबीआई के पास, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट या पार्ट ऑफ NDTL that a bank has to keep with RBI। ये वो पार्ट है टोटल NDTL का किसी भी बैंक के जो उसको आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। एक और नई टर्म आ गई, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब कोई भी बैंक है, उसके पास कुछ पर्सन्स ने सेविंग में पैसा रखा हुआ है, वो जब चाहें उस पैसे को जाके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं इसको। अगर आप जाके किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, पैसा रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं बैंक ये डिमांड डिपॉजिट है। मतलब कभी भी आप डिमांड करोगे तो हमें वापस देना पड़ेगा आपको, कभी भी। मतलब जब बैंक ओपन है उस टाइम पे, या आप बैंक ओपन नहीं है तो आप एटीएम से निकाल सकते हो, वो डिमांड डिपॉजिट है बैंक के पास आपका, वो किसी भी टाइम आप वापस ले सकते हो बैंक से। दूसरा होता है, ये सेविंग हो गया डिमांड डिपॉजिट। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। आपने बोला कि बैंक को ये लो भाई 6 लाख रुपए मेरा एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट, एफडी कर दो 1 साल के लिए, 1 साल के बाद पैसा मैं आपसे ले लूंगा। नॉर्मली या जनरली फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। या एक और भी होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ये होता है कि मैं हर महीने कुछ कुछ पैसे देता रहूंगा, आप 1 साल के बाद मुझे दे देना, वो भी टाइम डिपॉजिट है। तो आरडी एंड एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट आर द टाइम लायबिलिटी ऑफ ए बैंक। टाइम लायबिलिटी मतलब एक टाइम के बाद बैंक को वो पैसा वापस देना है। और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक को किसी भी टाइम वापस देना पड़ेगा। तो बैंक के पास जो टोटल पैसा है वो चाहे आपका है या आरबीआई का है या किसी का भी है, तो वो 2 फॉर्म में होता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। उसी को बोला जाता है NDTL, नेट टोटल डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिट है तो बैंक की लायबिलिटी है, वो आपके पास किसी को कोई चीज रखी है तो वो आपकी लायबिलिटी है, आपको वापस देनी पड़ेगी। आपका एसेट नहीं है, वो एसेट वर्सेस लायबिलिटी होता है। एसेट वो चीज है जो आपकी है, आपने पैसा लगा के उस चीज को बनाया, वो आपका एसेट है। एसेट जनरली वो होते हैं जो आपको रिटर्न देंगे, वो एसेट है, ठीक है। और लायबिलिटी जो होती है जो आपके उधार है, उसको लायबिलिटी बोला जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। तो बैंक की तो वो लायबिलिटी है ना, बैंक को वो सारा पैसा वापस देना है जो किसी से टाइम डिपॉजिट में लिया है या डिमांड डिपॉजिट में लिया है, तो उसको बोला जाता है NDTL। तो इस NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई है, सॉरी बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई।
उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये हर एक बैंक का एक करंट अकाउंट खुलता है आरबीआई में, वहां डिपॉजिट करना होता है। करंट अकाउंट इसलिए बोला क्योंकि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो बैंक को इस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एक तरह से बैंक के लिए तो एक घाटे का सौदा है कि कुछ पैसा, क्योंकि बैंक के पास तो करोड़ों रुपया है, सपोज उसके पास 10,000 करोड़ रुपया है और उसको 4% भी रखना पड़ गया, ठीक है, 4-4.5% के अराउंड होता है सीआरआर, वेरी करता रहता है, ठीक है। तो ये सीआरआर वेरी भी आरबीआई बताता है कि सीआरआर कितना होगा, ये आरबीआई बताता है। तो आरबीआई बताएगा कि इतना % आप डिपॉजिट कर दो, तो उतना पैसा बैंक का बंद गया, वो लोन नहीं दे सकता, ठीक है। कोई भी बैंक काम कैसे करता है, बैंक पैसा लेता है, मतलब रुपये डिपॉजिट करेगा और वो आगे लोन देता है। इसके बीच का जो गैप होता है, मतलब लोन जो उसने दिया वहां से जो पैसा आया और उसने जो लोगों से पैसा लिया, उसके बीच का डिफरेंस से पूरा बैंक चलता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में ऑपरेटिंग मार्जिन। तो बोलते हैं बैंक का ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, मतलब बैंक ने कितना पैसा लोगों से लिया है और कितना लोन पे दिया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो, 100 रुपये टोटल बैंक के पास थे जो उसने लिए हैं। ये 100 रुपये सपोज उसने 3 या 4% इंटरेस्ट रेट पे लिए हैं, ठीक है। और इस 100 रुपये को, मतलब 3-4% का इंटरेस्ट रेट वो देगा, सपोज 3% का देगा कस्टमर को, ठीक है। और आगे लोन पे ये 100 रुपया उसने 12% इंटरेस्ट रेट पे दे दिया, उसको फायदा कितना हुआ, 9% का। तो 100 रुपये पे 9%, ये उसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं सीआरआर 0 है, एसएलआर भी 0 है, तो ये उसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। हर एक बैंक ऐसे ही चलता है, बैंक का काम ही यही है, पैसे लेना, लोन देना, इसीलिए बैंक बना है, ठीक है। तो ये उसका ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, इसको भी याद रखना, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ द बैंक, ठीक है। अब बैंक ने इस 100 रुपए में से आरबीआई के पास रख दिए 4 रुपए, तो 4 रुपए अब वो लोन में नहीं दे सकता, ठीक है। उसको वो लोन में कितने दे पाएगा, 96 रुपीज, ठीक है। बैंक, अब आरबीआई ये बोलता है 4 रुपए तो आपने हमारे पास रख दिए, इसको सीआरआर बोलेंगे, इस पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और इट हैज टू बी इन कैश ओनली, ये भी वो रिक्वायरमेंट है। सीआरआर का अमाउंट सिर्फ कैश में होगा, आप कैश रखो तो हमारे पास। दूसरा होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इज द अमाउंट या पार्ट ऑफ एनडीटीएल दैट ए बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ। बैंक को वो चीज, वो पैसा अपने पास रखना है, उसको भी वो लोन में नहीं दे सकता, ठीक है। एसएलआर लगभग 18 से 20% के अराउंड होता है। एसएलआर टोटल नेट डिमांड ऑन टाई लायबिलिटी का वो परसेंटेज है जो बैंक को अपने पास रखना है, ठीक है। तो मान लिया आरबीआई ने बोल दिया भाई 18% एसएलआर है, तो 18 और 4 22% तो बैंक पैसा आगे दे ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी पैसे को वो आगे देगा। यहां पे मैं 1-2 कंसेप्ट और एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको ध्यान से समझना। तो इस 96 में से ये 18% और घटा दो, तो 18 रुपए और घटा दो, 16 मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो बैंक आगे कितने रुपए देगा, 80 रुपए देगा, ठीक है। अब ये 80 रुपया कहां गया जाएगा, लोगों के पास, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ये पैसा मार्केट में है। अगर आरबीआई को इस 80 को बढ़ाना हो, मतलब लोगों को और ज्यादा पैसे देने हो, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर को कम कर देगा। जैसे ही बैंक के पास फंड आएगा, बैंक की तो आदत है उसको क्या करना है, लोन देना है। तो अगर किसी भी इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को बढ़ाना हो तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को कम कर देगा। अगर उसको पैसे के फ्लो को घटाना हो मार्केट से, तो वो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा, ठीक है।
ये जो प्रोसेस करता है आरबीआई, ये चीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है। ये जो प्रोसेस करता है एससीआरआर और एसएलआर घटाने बढ़ाने की, इससे वो क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, महंगाई को। महंगाई कब बढ़ती है, जब मार्केट में पैसा बढ़ता है। ठीक है, आप सबके पास 100 रुपए हैं और एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है। ठीक है, आप में से तो आप कोई भी बाई कर सकता है उसको। आप में से एक के पास 200 है, बाकी के पास 100 है, प्रोडक्ट 100 रुपए का है, किसको मिलेगा, 200 वाले, क्यों, वो कहे मैं 200 में ले लूंगा भाई। ठीक है, सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, वो सेल कर देगा। तो प्रोडक्ट कितने का था, 100 का, कितने का हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा था। सिंपल वे में ऐसे समझ लो। तो जैसे ही मार्केट में पैसा ज्यादा होगा, वैसे ही आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी, पैसे को बोलते हैं लिक्विडिटी, पैसा लिक्विड एसेट है। ये भी इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि लिक्विड एसेट क्या होते हैं, मतलब वो जो किसी भी टाइम आप उनको सेल कर लो, ठीक है, उसी टाइम सेल हो जाएंगे। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, लिक्विड एसेट है। करेंसी है, लिक्विड एसेट है। हाउस लिक्विड एसेट नहीं है, आपको आधी रात बेचना पड़ जाए बिकेगा नहीं। गाड़ी है, वो लिक्विड एसेट नहीं है। ठीक है, आपको जब मजबूरी हो तब नहीं सेल कर सकते उसको, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, होगी भी तो नुकसान में होगी। ठीक है, तो उसको लिक्विड एसेट नहीं मानते। तो जो ये पैसा आरबीआई दे रहा है मार्केट में, इसको लिक्विडिटी बोला जाता है। पैसे को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी। तो अगर आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ानी है तो वो क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर को कम कर देगा। और अगर उसको घटानी है, घटाने को बोलते हैं आरबीआई हैज टू सक लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, तो वो क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, आरबीआई इसको कैसे यूज करता है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मार्केट में। क्लियर। अब तो ये सीआरआर एसएलआर के बारे में एक इंफॉर्मेशन और एक याद रखना, एसएलआर जरूरी नहीं है कि इस बैंक को कैश की फॉर्म में रखना है। एसएलआर का जो अमाउंट है वो, सपोज बैंक को एसएलआर रखना था 18%, 18 रुपए, तो वो क्या करेगा, 18 रुपए के गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा। क्या खरीद लिया, 18 का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है, तो विद द टाइम वो पैसा बढ़ेगा। तो एसएलआर के पैसे में बैंक को ये बेनिफिट होता है कि वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इन्वेस्ट किसी फिक्स एसेट में करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फिक्स एसेट नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट मिल जाता है बैंक को, कुछ पैसा तो आएगा वहां से, लेकिन सीआरआर में तो उसको कोई पैसा नहीं आता। वो तो वो अमाउंट है जो उसको आरबीआई के पास रखना ही रखना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, ठीक है, तो आपको, या इनमें से कौन सा स्टेप है जो गवर्नमेंट लेगी मोस्ट लाइकली। तो पहले समझना पड़ेगा रिसेशन क्या होता है, व्हाट इज रिसेशन, इकोनॉमिक्स का एक और कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जहां रिलेटेड होता है मैं बता देता हूं। अब ये एक नया कंसेप्ट है अपने आप में, रिसेशन। रिसेशन को समझने के लिए ऐसा समझो, एक तो होता है नॉर्मल ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 जनवरी पे एंड होता है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च को एंड होता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर। तो हर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इन हर एक क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी
या किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखी जाती है, और किसी भी कंट्री की ग्रोथ मॉनेटरी टर्म में मेजर करने का एक ही फॉर्मूला है, जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रोथ को मेजर करने के अलग अलग वे होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी कंट्री की ग्रोथ मेजर करनी है तो उसके लिए सबसे कॉमन जो चीज ली जाती है वो होता है जीडीपी, कि उसने एक साल में कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो किसी कंट्री ने पहले क्वार्टर में कमाया 100 रुपया, ठीक है, दूसरे क्वार्टर में उसने कमाया 90 रुपीज, तीसरे क्वार्टर में 80, ठीक है। तो एक क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब ग्रोथ को आप मेजर करोगे ना तो उसको हमेशा किसी बेस से मेजर करना पड़ता है। आप कहोगे, सपोज आपने कोई प्लांट लगाया, आप कहोगे प्लांट की हाइट बड़ी हो गई है, कैसे पता लगा? क्योंकि आप कल से मेजर कर रहे हो कि कल से कितना बढ़ गया या एक महीने पहले से कितना बढ़ गया। तो एक बेस चाहिए होता है उसको मेजर करने के लिए कि कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही सपोज यहां से स्टार्ट ही हुआ था, ये पहला ही क्वार्टर था किसी भी कंट्री का, तो 100 के बाद 90 आया, तो मेजरमेंट किसके साथ होगी? 100 के साथ होगी कि 10% का 10 रुपए का नुकसान हो गया उस कंट्री को, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। फिर एक नेगेटिव ग्रोथ हो गई, तो किसी भी कंट्री की अगर दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ आ जाए तो बोलते हैं कि कंट्री इज इन रिसेशन, ठीक है। तो वो कंट्री जो है रिसेशन में है, ये बोला जाता है। अगर किसी भी कंट्री की दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट है जीडीपी का, तो उसको बोलेंगे द कंट्री इज इन रिसेशन, ठीक है। अब रिसेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि उस रिसेशन को दूर करना है। ये जो कंट्री की रिसेशन है इसको खत्म करना है, कैसे खत्म करेंगे रिसेशन? उसके लिए आपको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन और कंजम्पशन की साइकिल को बोलते हैं, कि किसी कंट्री में कितना प्रोड्यूस हुआ और कितना कंज्यूम हुआ, इस साइकिल को बोलते हैं किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल। जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा कंज्यूम होगा, अगर प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो कंज्यूम ज्यादा होगा, कंज्यूम ज्यादा होगा तो फिर प्रोड्यूस ज्यादा होगा। तो जितना ये दोनों चीजें फास्ट चलेंगी उतना ही किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड करती है। इकोनॉमिक साइकिल इज ए साइकिल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन ए कंट्री, ठीक है। तो ये साइकिल तेज चले, प्रोडक्शन ज्यादा हो, कंजम्पशन ज्यादा हो, तो इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो बायर और एक सेलर। सेलर के पास सामान नहीं है, बायर के पास खरीदने के लिए पैसा है, तो ये साइकिल तेज नहीं चल पाएगा। सेलर के पास बेचने के लिए सामान है लेकिन बायर के पास पैसा ही नहीं है, तो भी साइकिल नहीं चल पाएगा। तो यहां पे दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। इस वाले कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं सप्लाई साइड, प्रोडक्शन को बोलते हैं सप्लाई साइड। सप्लाई साइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सामान देते हैं, ठीक है। और ये क्या है? डिमांड साइड। तो अगर ये कोई बोले कि भाई किसी कंट्री में डिमांड साइड सही नहीं है, इकोनॉमिक साइकिल में डिमांड साइड सही नहीं है, तो अब आप समझोगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है कि खरीदने वाले नहीं है, कंजम्पशन नहीं हो रहा, चीजें बन तो रही हैं, ठीक है। प्रोडक्शन तो सही है, सप्लाई तो सही है, लेकिन डिमांड सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई एक भी खराब हो गया, ठीक है, ये दो पहिए हैं साइकिल के, इकोनॉमिक साइकिल के, इनमें से कोई एक भी खराब है तो साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दोनों सही हैं तो साइकिल आगे तेजी से बढ़ेगा। जितना तेजी से ये दोनों चलेंगे उतना तेजी से साइकिल आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन के लिए चाहिए इंडस्ट्री, कंजम्पशन के लिए चाहिए लोगों के पास पैसा। इकोनॉमी में पैसा होना चाहिए
मतलब लोगों के पास पैसा होना चाहिए। लोगों के पास पैसा कब होगा? जब जॉब होंगी। तो मतलब इंप्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इंप्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी होगी तभी तो लोगों के पास पैसा होगा ना। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसके पास पैसा कहां से आएगा, ठीक है। और आएगा भी कुछ सेल करके तो कितने लंबे टाइम तक टिक पाएगा, ठीक है। तो इंप्लॉयमेंट साइड, इंप्लॉई साइड, ये इंप्लॉई है, ये जिन फैक्ट्रीज को ओन करते हैं उन्हीं में तो काम करेंगे ये, ठीक है। ये सही चल रही हैं तो इंप्लॉयमेंट भी सही रहेगा, इंप्लॉयमेंट सही रहेगा तो लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो वो कुछ खरीदेंगे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। इस इकोनॉमिक साइकिल को सही चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन गवर्नमेंट की या किसी भी गवर्नमेंट की। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल सही चले, ये उस कंट्री में, क्योंकि इंडिया में को रन करने वाली इंडियन गवर्नमेंट है, तो साइकिल सही चले ये उसके ओनर की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इंडिया में वो ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। उस गवर्नमेंट को हमने चुना है, तो गवर्नमेंट इस चीज को देखेगी कि भाई ये इकोनॉमिक साइकिल सही चले, ठीक है। कल के कंपैरिजन में आज कंसेप्ट डीप होंगे, कल सुपरफिशियल कंसेप्ट थे, ठीक है। इकोनॉमी में बहुत बार ऐसा होगा एक ही कंसेप्ट में पूरी क्लास निकल जाएगी, एक ही कंसेप्ट है जो आपको समझना है। तो ये इकोनॉमिक साइकिल है। मैं दोबारा बताता हूं, इकोनॉमिक साइकिल किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन और कंजम्पशन का साइकिल होता है। प्रोडक्शन मतलब सप्लाई साइड, कंजम्पशन मतलब डिमांड साइड। कंजम्पशन मतलब नॉर्मल लोगों के पास पैसा होगा तो कंज्यूम करेंगे, और प्रोडक्शन मतलब कंपनीज के पास पैसा होगा तो वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये चीज इंश्योर करनी है कि कंपनी सही से चले, क्योंकि कंपनी नहीं सही से चली तो इंडियन गवर्नमेंट को ही लॉस है। क्यों? तो सप्लाई साइड बिगड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बिगड़ेगा, और ये दोनों चीज बिगड़ेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो बहुत सारे लोग गरीबी में जाएंगे। इंडिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट है तो उसका काम है लोगों को गरीबी से बाहर लेके आना, तो उसको इस साइकिल को तेज चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर वाली बात इस पे बात करते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को चलाने के लिए या प्रोडक्शन की साइकिल को चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनीज है, एक गवर्नमेंट कंपनीज है। गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं और प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो गवर्नमेंट को दोनों को स्मूथली चलाना है। प्राइवेट कंपनी भी सही चलनी चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट भी सही चलनी चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि दोनों में से कोई एक गड़बड़ हुआ तो ये इस टायर में गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले टायर में गड़बड़ हुआ तो नीचे वाले में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों टायर सही चले। ये चीज समझने के बाद जब बजट आएगा ना तो हम बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए इतना, क्यों प्राइवेट सेक्टर को कर रही है कि इनके लोन माफ कर दो, क्यों उनको पैसा दे रही है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा करे, क्योंकि अगर उसने अच्छा नहीं किया तो इकोनॉमिक साइकिल का एक टायर खराब हो जाएगा, और एक टायर खराब हुआ तो कुछ दिन दूसरा टायर इसको लंबे टाइम तक खींच नहीं पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को का काम है कि वो दोनों टायर को सही से चलाए। तो प्राइवेट कंपनीज, अब प्राइवेट कंपनीज के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अच्छी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए, ठीक है। कम से कम कागजी कार्रवाई हो, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, ताकि कंपनी स्टार्ट करना आसान हो। कंपनी स्टार्ट करना आसान होगा तो लोगों को जॉब मिलेंगी, प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक साइकिल बढ़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तो ये काम कर सकती है कि रेड टेपिज्म कम हो, ठीक है। दूसरा, ये आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, या गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को थोड़ी याद रहेगा थोड़ी देर बाद ये मैंने क्या बताया, इतनी राम कहानी, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। वो वीडियो देख के लिखोगे, कैसे लिखोगे वो आप देखो, लेकिन लिखना पड़ेगा। ऐसा समझ में नहीं आएंगे, अदरवाइज खिचड़ी बन जाएगी कुछ देर के बाद, क्योंकि मैं कनेक्ट करता दूर तक जाऊंगा ना। इकोनॉमिक्स में होता ही ऐसा है, आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं हो पाएगा आपसे कि क्या है, ठीक है। और कंसेप्ट मैंने बताया कि कई बार लंबा भी होगा, जरूरी नहीं है हर बार क्रिप्स कंसेप्ट हो और मैं बताऊं और आप कर लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तो क्या कर सकती है, इन कंपनीज को अच्छी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दे। दूसरा, रेड टेपिज्म को कम रखे, ब्यूरोक्रेसी को कम रखे, काम करना आसान हो। तीसरा, इनको टैक्स कम करे। जैसे ही कंपनी से टैक्स कम लेगी गवर्नमेंट,
वैसे ही कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो कंपनीज आगे इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका काम है इन्वेस्टमेंट करना। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो वो सोचेंगे दूसरी कंपनी और लगा लो एक। तो ये 3 ब्रॉड काम कर सकती है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर या प्रोडक्शन साइकिल को सही करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी दे। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ऐसा नहीं है कि कर्मचारी हड़ताल करके बैठे हुए, कंपनी बंद कर दी और गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को सुलझाए, ठीक है। अगर कोई केस हो गया कंपनी पे तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कुछ प्रोसेस करे, ठीक है। दूसरा कि भी रेड टेपिज्म कम करे, कागजी कार्रवाई कम करे, कोई नई ब्रांच खोलनी है कंपनी को तो जल्दी से खुल जाए। तीसरा, टैक्स कम रखे गवर्नमेंट। ये 3 चीज गवर्नमेंट करेगी तो ये वाला साइकिल सही चलेगा, ठीक है। अब जब ये सही चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली सही चल पाएगा कंज्यूमर साइड। लेकिन यहां पे कैच ये है कि कंज्यूमर को ये बिलीव होना चाहिए कि भाई इकोनॉमी सही करेगी या ये इकोनॉमिक साइकिल सही चलेगा। अगर ये इससे इस पे आ गए हम, अगर किसी पर्सन को ये डर लग रहा है कि भाई आज तो मेरी जॉब है, कल जा भी सकती है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सेविंग करेगा। सेविंग किसी भी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई पर्सन सेविंग कर रहा है तो वो खरीदेगा नहीं, पैसा तो है लेकिन खरीदेगा नहीं, तो गवर्नमेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी कि भाई हम जो कर सकते थे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर दिया, लो अच्छे ले आए, रेड टेपिज्म कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया, ये कंज्यूमर तो सेविंग पे लगे हुए हैं, ये सारे पैसे बैंक में रख रहे हैं, कुछ खरीद ही नहीं रहे। तो कंज्यूमर को कुछ ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा कि वो खरीदे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो वही सेम चीज जो ऊपर किया है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी दे ताकि किसी भी पर्सन को ये श्योरिटी रहे कि मेरी जॉब आज है, कल चली गई तो मैं गवर्नमेंट कोर्ट में जाऊंगा तो वो रिइंस्टेट हो जाएगी, तो वो विश्वास रहे। तो लॉ अच्छे बनने चाहिए। दूसरा, टैक्स कम से कम लेकर कंज्यूमर से। अगर ज्यादा टैक्स लिया कंज्यूमर से तो उसकी सैलरी तो टैक्स देने में ही चली जाएगी, वो खरीदेगा कहां से? अगर गवर्नमेंट कम टैक्स लेगी तो आपके पास ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा पैसा बचेगा तो कंज्यूमर की हैबिट होती है कि वो खरीदेगा। फिर अगर उसको कॉन्फिडेंस है ना इकोनॉमी में कि भाई इकोनॉमिक सिचुएशन सही है तो वो खरीदेगा, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो इकोनॉमिक साइकिल को सही चलाने के लिए गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। तो कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि इंडिया में डिमांड साइड प्रॉब्लम है, तो अब आप समझ गए कि भाई जब लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग डिमांड साइड प्रॉब्लम तो मतलब कि लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर लिखा है इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग सप्लाई साइड प्रॉब्लम तो इसका मतलब कि कॉर्पोरेट्स जो है ना वहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड प्रॉब्लम समझ में आ गई। उनको सही रखने के लिए क्या क्या 2-2, 3-3 मेन स्टेप चाहिए वो समझ में आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो किसी भी इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना है। रिसेशन से बाहर निकालना मतलब ये साइकिल स्लो हो गई है, इस साइकिल को तेज चलाना है, ठीक है। तो पढ़ो, पहला क्या कर सकती है गवर्नमेंट? कट इन टैक्स रेट। सही बात है, टैक्स कट करेगी तो दोनों को बेनिफिट होना है, साइकिल तेज चलेगी। अकंपनीड बाय, उसके साथ क्या करे? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है जो लोन पे पैसा मिलना चाहिए था ना लोगों को, वो बढ़ा देगी। फायदा क्या हुआ? इस हाथ से दिया, इस हाथ से ले लिया, ठीक है। आपने टैक्स कम किया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो अगर कोई कस्टमर, कोई कंज्यूमर इंटरेस्ट पे कुछ सामान खरीदना चाह रहा था, उसको तो बात वही पड़ी, उसको तो गवर्नमेंट को देना है, इधर से नहीं तो इधर से देना है। अगर टैक्स कम किया, पैसा मेरे पास आया, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पैसा फिर से ले लिया, ठीक है। बैंक ने लिया या किसी ने लिया, ले तो लिया ना। तो यहां पे होना चाहिए था अकंपनीड बाय डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए, ठीक है, तभी लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। सेकंड पे आओ, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर बढ़ा दे गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज पे खर्चा ज्यादा से ज्यादा करे। भाई सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पे खर्चा करने से तो इकोनॉमिक साइकिल नहीं चलेगा ना। चलेगा लेकिन उतना फास्ट नहीं चल पाएगा कि वो रिसेशन से बाहर आ जाए।
वो एक गड्ढे में गिर गया साइकिल, उसको पुश की जरूरत है, ठीक है। नॉर्मल साइकिल चल रहा है, स्लो हो गया, कोई बात नहीं। रिसेशन का मतलब है वो गड्ढे में गिर गया। अब गड्ढे में गिरा हुआ साइकिल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। रिसेशन मतलब इकोनॉमी का गड्ढा है कि कोई कंट्री अगर रिसेशन में चली गई तो मतलब वो इकोनॉमिक गड्ढे में चली गई, इतनी आसानी से बाहर आएगी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन सुनते ही बिजनेस वाले बिजनेस कम करना कम कर देते हैं, लोग सेविंग करना ज्यादा कर देते हैं। तो दोनों ही टायर, पहले ही गड्ढे में गिरी हुई थी साइकिल, अब उन दोनों टायर से ब्रेक और लग गए हैं, तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर और कुछ नहीं हुआ और कोई ऑप्शन सही नहीं बैठा तो फिर तो ये ऑप्शन है ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन टैक्स रेट, ऐसा कर दिया तो रिसेशन से निकलेगा ही नहीं। पहले ही लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसेशन का मतलब यही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, ना प्रोडक्शन का ना कंजम्पशन का, तो इकोनॉमिक साइकिल रुक गया, ऊपर से आप टैक्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। डी ऑप्शन पे आओ, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, कि पब्लिक जो प्रोजेक्ट्स है ना उन पे एक्सपेंडिचर कम कर दे, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर कम कर दे, मतलब रोड बनाना, ठीक है, कोई हॉस्पिटल बनाना, कोई स्कूल खोलना, इन चीजों पे गवर्नमेंट कम स्पेंड करे। भाई गवर्नमेंट कम स्पेंड करेगा मतलब कि गवर्नमेंट की कंपनी कम स्पेंड कर रही है। अब कंपनी ही नहीं कुछ करना चाह रही है तो इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर कैसे आएगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ले देके इनमें से एक ही ऑप्शन फिट बैठ सकता है, ऑप्शन नंबर बी, कि गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाए। लेकिन पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे अकेले पैसा लगाने से काम चलता नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, गवर्नमेंट करेंसी प्रिंटिंग करेगी, नए नए प्रोजेक्ट बनाएगी। सपोज गवर्नमेंट ने बोला भाई हम एक नया हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, मटेरियल वाले से मटेरियल लेगी गवर्नमेंट, उसको बेनिफिट हुआ, लोगों को काम पे लगाएगी, उनको बेनिफिट हुआ। तो कुछ हद तक जो इकोनॉमिक साइकिल रुका हुआ है वो चल सकता है, स्पीड नहीं पकड़ेगा लेकिन वो चल सकता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सिर्फ सेकंड ही है, ठीक है, कि भाई आप खर्चा ज्यादा करना ले जाओ, क्योंकि ये साइकिल चलाना है तो चलाने का मतलब है पैसा घुमाना है। अच्छा, ये साइकिल चलने का मतलब क्या था, पैसा ही तो घूम रहा था ना, मैं बेच रहा हूं, सामने वाला खरीद रहा है, घूम क्या रहा है, पैसा घूम रहा है ना, तो पैसे को घुमाना है। तो उस पैसे को घुमाने, ये पैसे वाला साइकिल रुक गया है तो अब क्या कर सकते हो, अगर किसी साइकिल का पहिया रुक गया है, नहीं चल रहा, तो क्या करोगे, पैडल से नहीं घूम रहा तो क्या कर सकते हो, बाहर से पुश लगाओगे ना। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाहर से पुश दे रही है, क्या कर रही है, बाहर से पुश दे रही है। क्या किया गवर्नमेंट ने, पैसा छापा, नए प्रोजेक्ट्स में डाला। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्या होगा, क्योंकि इससे आप इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हो। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, अगर एक के पास 200 होंगे, क्योंकि उससे कुछ ही लोगों को काम मिलेगा ना, गवर्नमेंट सबको काम थोड़ी दे देगी, तो कुछ लोगों के पास तो पैसे की सप्लाई हो जाएगी, जहां जहां प्रोजेक्ट लगेंगे गवर्नमेंट के, वहां तो पैसे की सप्लाई हो गई, बाकी के पास तो कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यही रास्ता है, ठीक है। गवर्नमेंट पैसा डालेगा, जैसे ही ये साइकिल तेज घूमेगा टैक्स बढ़ाएगा, पैसा वापस निकाल लेगा, क्योंकि जो पैसा डाला है वो निकालना भी पड़ेगा, नहीं निकाला तो इन्फ्लेशन परमानेंट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट पैसा डालेगी और फिर पैसा निकाल लेगी। याद करो, हैंडपंप नहीं चल रहा, क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पैसा डाला, नहीं चल रही थी इकोनॉमी, चला हैंडपंप, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पानी डाला था ना उसको निकाल के रख लो भाई, अगली बार भी डालना पड़ सकता है। आप लोगों ने शायद नहीं किया हो ये चीज, पहले गांव में ऐसा ही होता था कि हैंडपंप होते थे तो उसके साइड में कोई ना कोई बर्तन रखा होता था कि भाई पानी, अगर हैंडपंप नहीं चल रहा है तो पानी डालो, और जब वो चल पड़े तो पहले वही भर के रखना है, क्योंकि अगली बार नहीं चला तो वही काम आना है। तो गवर्नमेंट ने पैसा डाला, पैसा वापस निकाल लिया। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में प्राइम पंपिंग। क्या बोलते हैं, प्राइम पंपिंग, कि गवर्नमेंट, if a country is in recession, then the government will put in liquidity
आफ्टर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल द गवर्नमेंट विल सक द लिक्विडिटी। इसको बोलते हैं प्राइम पंपिंग। ये ऐसा करो, ये एक यूरोपियन इकोनॉमिस्ट थे, कीन्ज, जॉन मेनार्ड कीन्ज। उन्होंने बताया कि ऐसा करो भाई, अगर कोई भी कंट्री रिसेशन में चली जाए ना, तो उसके लिए उस कंट्री को रिसेशन से बाहर निकालने का क्या फॉर्मूला है? बाहर से हेल्प चाहिए। बाहर से हेल्प का मतलब जो इकोनॉमी में जो है उससे काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा पैसा छापना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी देनी पड़ेगी। लिक्विडिटी डालोगे तो वो इकोनॉमी चलने लगेगी। जब वो सही चलने लग जाए तो लिक्विडिटी को निकाल लेना, ठीक है? तो उसका इन्फ्लेशन भी घट जाएगा बाद में। तो इसको प्राइम पंपिंग बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है जिसको जॉन मेनार्ड कीन्ज नाम के एक पर्सन ने दिया था। KEYENS, जॉन मेनार्ड कीन्ज। तो इसको कीनीजियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है? कभी न्यूज़पेपर में लिखा हो कि भाई द कंट्री इज इन रिसेशन, वी नीड कीनेजियन इकोनॉमिक्स टू बी फॉलोड, तो अब आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। कीनेजियन इकोनॉमिक्स का मतलब है प्राइम पंपिंग करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को आगे बढ़ के पैसा डालना पड़ेगा। जब इकोनॉमिक साइकिल चलने लग जाएगी तो गवर्नमेंट हैज हंड्रेड्स ऑफ वे उस पैसे को वापस निकालने के। टैक्स उनमें से एक है कि टैक्स बढ़ा दिया या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है? बहुत सारे पैसे वे हैं जिससे गवर्नमेंट उस पैसे को वापस निकाल सकती है, लेकिन वो निकालना पड़ता है। गवर्नमेंट को नहीं निकालेगी तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से इकोनॉमी की हालत वैसे ही खराब हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI does not capture change in the price of services while CPI does। और तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट, ठीक है? यहाँ पे कई सारी चीजें समझेंगे हम। पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है? फिर आरबीआई जो इन्फ्लेशन का मेजर करता है, ठीक है? तो उसके लिए जो की पॉलिसी रेट है, क्या है? की पॉलिसी रेट। ये की पॉलिसी रेट वही है CRR SLR, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि की पॉलिसी रेट CRR SLR को घटाए बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है? तो ये की पॉलिसी रेट में आरबीआई का मैनेजमेंट है CRR SLR का, ठीक है? और भी कई तरह की ऐसी रेट होती हैं, लेकिन अभी हमने दो ही समझी हैं, CRR और SLR। अब सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स, कि ये इंडेक्स क्या चीज होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक वर्ड है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज द वेटेड एवरेज। एक आप लोगों ने एवरेज सुना है। मान लिया एक प्रोडक्ट है, या फिर मान लिया 3 स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट ए के 50 नंबर हैं, स्टूडेंट बी के 30 नंबर हैं, स्टूडेंट सी के, कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि 3 से डिवाइड करें तो कट जाए, इसलिए नंबर सोच सोच के लिख रहा हूं, ठीक है? मान लिया 60 30 कितने हो गए? 90 हो गए, ठीक है? 90 और मान लिया इसके 70 हैं, इसके 50 हैं, और कितने हो गए? 20, और कितने और कर दूं? नहीं 13 नहीं करना ना भाई, 3 से कटना चाहिए वो एग्जैक्ट, फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन भी तो करना है ना। 10 70 20 40 लेंस कट जाएगा क्या? हो जाएगा डिवाइड? 60 से हो जाएगा? 6 हाँ हो गया, ठीक है, मिल गया। एक स्टूडेंट के 60 नंबर हैं, एक के 50, एक के 40। एवरेज बताओ कितना है फटाक से इनका? 60 + 50 + 40 डिवाइड बाय 3, ये है इनका एवरेज, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स में नंबर थे A B C।
अब मैं कह रहा हूं कि हमें एक रिजल्ट और बनाना है जिसमें हम ये बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट के जो नंबर है ना, इसका वेटेज है 50%, इन नंबर का वेटेज है मान लिया 30% फाइनल रिजल्ट में, और इन नंबर का वेटेज है फाइनल रिजल्ट में 20%। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये उसके बाद इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मुझे वेटेड एवरेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3000 या 300? 100। आप लोगों का मैथ मेरे से भी गया हुआ है। यहां कितना हो गया? नहीं, ठीक ही था, 3000 था, 1500। ठीक है, और यहां कितना आ गया 800। ठीक है, करो ऐड, कितना हो गया 53। ठीक है, टोटल कितना वेट था उनका 100, तो डिवाइड बाय 100, तो वेटेड एवरेज आ गया 53। पहले एवरेज कितना आया था 60 प्लस 50 प्लस 40 निकाला था। ठीक है, तो कितना आया था 50 हो गया ना, 50। तो पहले एवरेज कितना था 50, अब एवरेज कितना है 53, तो एवरेज बढ़ गया ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि इनमें से एक सब्जेक्ट का वेट ज्यादा ले लिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, तो नॉर्मल पर्सन की लाइफ में हर एक प्रोडक्ट्स का वेटेज इक्वल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी मिडिल क्लास पर्सन के हिसाब से सोचूं, तो उसके लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना कि गाड़ी इंपॉर्टेंट। खाना चाहिए ना उसको, इंपॉर्टेंट किसकी ज्यादा है? खाने की, गाड़ी की नहीं है। खाने में भी पनीर की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है उसके लिए, टोमेटो और पोटैटो की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम सब्जी का वो इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, तो ये देखा जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स का वेटेज किसका ज्यादा ले। ये वेटेज डिसाइड करता है गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन एक जर्नल सर्वे, कि भाई एक जर्नल सर्वे से पता लग जाता है कि भाई नॉर्मल पर्सन के लिए किस चीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कि उसके लिए भाई चिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोमेटो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पता लगेगा भाई टोमेटो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिली के बगैर काम चल सकता है, टोमेटो के बगैर नहीं चलेगा उसका। ठीक है, टोमेटो पोटैटो, ठीक है भाई, पोटैटो ऐसा हो सकता है कि सब्जी में ना गिरे, लेकिन टोमेटो तो चाहिए भाई उसको हर सब्जी के लिए। तो ऐसे गवर्नमेंट वेट डिसाइड करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और फिर उनका एक वेटेड एवरेज तैयार करती है, जिसको बोला जाता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इससे आसान नहीं समझा सकता था मैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सीपीआई। मतलब कंज्यूमर्स को जो चीजें चाहिए उनको गवर्नमेंट वेट डालती है उनका, उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोमेटो, फिर है पोटैटो, ठीक है, फिर है ये कौन सा ऑयल बोलते हैं, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी तो चाहिए ना, कुकिंग ऑयल। ठीक है, क्योंकि अगर ये महंगे हो गए ना तो महंगाई बढ़ जाएगी। नॉर्मल पर्सन के लिए महंगाई कब बढ़ती है? जब उसको पता लगता है कि टोमेटो 100 रुपए केजी हो गया है, तो उसके लिए महंगाई बढ़ जाती है। गाड़ी 7 की 10 लाख होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन टोमेटो का प्राइस 20 रुपए केजी से 100 रुपए केजी हो गया, तो उसका सारा किचन का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर वो अगली बार बोलता है गवर्नमेंट को कि अगली बार आने दो, बटन दबा के बताऊंगा कि अगली बार साफ है ये गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को खतरा किस चीज से है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बढ़ने से। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या है? उन सभी कमोडिटीज की लिस्ट जो एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए डे टू डे रिक्वायरमेंट में, तो उन सब का एक इंडेक्स बनाया जाता है। कौन सा इंडेक्स? वेटेड इंडेक्स। उसमें भी वो इंपॉर्टेंस देते हैं कि टोमेटो की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पोटैटो है, फिर कुकिंग ऑयल है, फिर पनीर है, क्योंकि पनीर के बगैर तो काम चल सकता है। ठीक है, तो पनीर का वेटेज कम होगा, टोमेटो का वेटेज ज्यादा होगा। तो ये एक वेटेड एवरेज होता है। इंडेक्स क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एन इंडेक्स हैज नो यूनिट। ठीक है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको बनाओगे तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। सेलर होलसेल की काम जो करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे तो वो क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। बस इतना सही फंडा है।
अगर किसी भी इंडेक्स को होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाए कि उसकी क्या चीज ज्यादा बिक रही है, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो हो गया WPI। अगर उसी चीज को कंज्यूमर के पॉइंट से बनाया जाए तो क्या हो गया, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देता है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, उसके अंडर में एक ऑफिस है NSO, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देता है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो काम करता है MOSPI के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिखना है तो लिख लो वेटेड एवरेज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वेटेड एवरेज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वेटेड एवरेज के लिए ये एग्जांपल लिख लेना बाद में जाके सेम डाटा के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि जब वेट बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ती है। ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा कर देता ना, सबसे नीचे वाले का वेट ज्यादा कर देता तो एवरेज घट भी जाती। ठीक है, तो वेटेज से एवरेज बढ़ती और घटती है। तो वेटेज किसको सबसे ज्यादा दी जाएगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। ये वेटेज देने का काम MOSPI करता है। ठीक है, देन WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको देता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। कौन देता है इसको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये पूछा है यूपीएससी ने कि ये कौन देता है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो WPI होलसेलर की तरफ से जो वेटेड एवरेज होता है उसको WPI बोलते हैं। कंज्यूमर का जो वेटेड, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो वेटेड एवरेज है CPI, होलसेलर प्रोडक्ट्स का जो वेटेड एवरेज है वो WPI। WPI देता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। CPI देता है NSO, जो MOSPI के अंडर में आता है। क्लियर? तो अगर आप सोचो तो एक कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, WPI का डाटा कि CPI का डाटा? CPI का डाटा। तो आज के टाइम पे अभी गवर्नमेंट इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए CPI का डाटा यूज करती है। तो RBI भी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए CPI का डाटा यूज करता है। RBI को कैसे पता लगेगा महंगाई बढ़ गई? जब उसको पता लगेगा ना टोमेटो का रेट बढ़ गया, पोटैटो का रेट बढ़ गया, तो उसको पता लगेगा ना भाई महंगाई बढ़ गई। और ये उसको बताएगा कौन? MOSPI। MOSPI अपना सर्वे करती है क्वार्टरली और वो उसको देगी कि भाई महंगाई इतने % हो गई है, पिछली बार इतना था ये वेटेड एवरेज, अब की बार ये वेटेड एवरेज बढ़ के आया है। अच्छा, वेटेड एवरेज कब बढ़ेगा? जब उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर उस पहले स्टूडेंट के नंबर में और बढ़ा देता तो एवरेज और बढ़ जाता ना। तो जब उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में तो वेटेड एवरेज बढ़ेगा। ठीक है, वेटेड एवरेज बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो MOSPI बताएगा RBI को कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गई। ठीक है, क्या करो? लिक्विडिटी को सक करो मार्केट से, क्योंकि इन्फ्लेशन तभी बढ़ सकती है जब लोगों के पास पैसा हो। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन ना बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ही इन्फ्लेशन नहीं है तो मतलब ग्रोथ भी नहीं है। इन्फ्लेशन एक दूसरे टर्म में ग्रोथ को भी शो करती है। ये पेन आज 10 रुपए का है, कल भी 10 का, अगले साल भी 10 का, तो इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही ना। इसकी ग्रोथ कब होगी? जब इसके प्राइस में ग्रोथ आएगी। ठीक है, तो ग्रोथ इन्फ्लेशन है, लेकिन आज मिल रहा है 10 का, अगली बार 100 रुपए का मिलेगा, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन है, वो हाइपर ग्रोथ है, वो सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ेगी। तो इन्फ्लेशन शुड बी मॉडरेट। ठीक है, उस मॉडरेट इन्फ्लेशन का इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 4 ± 2%, कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगले क्वार्टर में कोई चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो 2% से 6% तक बढ़ जाए तो सही है, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, किसको दिक्कत होगी? मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को, और उनको दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट को दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मेजर इंडिया में कैसे कर रहे हैं?
इन्फ्लेशन मेजर किससे कर रहे हैं? सीपीआई से। ठीक है, अब एक चीज और समझो, सीपीआई दोनों चीजों का डाटा लेता है, गुड्स का भी और सर्विस का भी। अगर कंज्यूमर को कोई सर्विस महंगी पड़ रही है ना, सपोज उसका को बस का किराया महंगा पड़ रहा है, तो बस का किराया महंगा होने का एक मेन रीजन ये होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसी कमोडिटी का दाम बढ़ रहा है, इससे उसको दिक्कत होगी। तो सर्विस को भी इंक्लूड करता है सीपीआई, डब्ल्यूपीआई नहीं करता। तो सीपीआई इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स ओनली गुड्स। सर्विस से उसको मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा कंज्यूमर को देना है ना, उसको नहीं देना। अगर उसको कुछ सपोज उसको वो पोटैटो लेके आया कहीं से और सर्विस चार्ज ज्यादा हुआ है, तो वो किसको पास ऑन कर देगा? कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा, उसको थोड़ी देना अपनी जेब से, तो लास्ट कंज्यूमर को पड़ेगा ना। तो कंज्यूमर सीपीआई मेजर करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड करते हैं उस बास्केट ऑफ गुड्स में, जिसका वेटेड एवरेज को सीपीआई बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बास्केट होती है, उसमें बहुत लंबी लिस्ट होती है, और ऐसा भी नहीं है कि फिक्स है, वो लिस्ट चेंज भी होती रहती है। अगर गवर्नमेंट को लगा कि भाई पनीर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कुकिंग ऑयल कम, तो वो बदल जाएगा, उसको ऊपर कर देंगे, उसको नीचे कर देंगे। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को लगा कोई चीज हटानी है या डालनी है, तो वो सर्वे से पता लगता है, और ये सारे सर्वे करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। पूरी इकोनॉमी में सर्वे करने का काम उसी का है। ठीक है, कि ताकि इन सारी चीजों को मैनेज किया जा सके। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन इन डब्ल्यूपीआई। क्या ऐसा सही होना चाहिए? क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है इतनी चीजें समझ के, कि गलत लग रहा है? वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? भाई कॉन्फिडेंस से एक चीज तो बोलो, हाँ कि ना। सही है, अभी तो बताया। कंज्यूमर को क्या चाहिए? फूड ही तो चाहिए, बेसिक नेसेसिटी तो वही है ना, तो ऑब्वियस है वहां ज्यादा होगा, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना कभी, मैं तो वैसे ही कंसेप्ट कराऊंगा आपको जैसे करवाया है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये तो आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट समझ के। तो ये स्टेटमेंट सही है भाई। सेकंड पे आ जाओ, WPI does not capture the change in the price of services which CPI does। सही बात है, अभी मैंने बताया आपको। तीसरे पे आ जाओ, RBI of India, Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation। नहीं, CPI लिया है उसने। ठीक है, और ये चेंज उसने 4-5 साल पहले किया है। पहले WPI को ही लेते थे। क्यों? क्योंकि CPI मेजर करना मुश्किल है, लंबा सर्वे करना पड़ता है, होलसेलर कम है, उनसे पूछो, डाटा में चेंज करो, जल्दी से हो जाता है। अब CPI के लिए तो घर घर जाना पड़ता है ना, पूरी मार्केट सर्वे करने पड़ते हैं, और एक जगह का नहीं करना, अलग अलग पैचेज उठाने हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे, क्योंकि पूरी इंडिया के लिए तैयार होगा ना, किसी एक प्लेस के लिए थोड़ी तैयार हो रहा है। ठीक है, तो होलसेलर कम है, तो कम मेहनत लगती थी गवर्नमेंट की। जो कंज्यूमर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी होलसेल से काम ही नहीं चल पा रहा, हम लोग इन्फ्लेशन को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। होलसेलर कह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ा ही नहीं, कंज्यूमर के पास बढ़ गया, तो बीच का कोई स्टेप होता है जो बढ़ा देता है। ठीक है, वो बीच का स्टेप हो सकता है सर्विस है, क्योंकि WPI में सर्विस काउंट ही नहीं हो रही थी और CPI में सर्विस काउंट हो रही है। तो जब WPI मेजर कर रहे थे तो सर्विस को काउंट ही नहीं कर रहे थे। टोमेटो को खेत से मतलब फार्मर से लिया 10 रुपए केजी में, मार्केट तक आने में पेट्रोल 20 रुपए का लग गया। अब मार्केट में 30 रुपए में आया ना वो, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो लिखा गया कि 10 रुपए में बेचा है उसने, तो मार्केट में 30 रुपए में आया, 50 में बेच रहे हैं, तो 10 रुपए की चीज 50 में बिक रही है। रीजन क्या है? सर्विस है ना, रीजन कि सर्विस महंगी हो गई। तो ये चीज गवर्नमेंट पहले काउंट नहीं करती थी, अब ये गवर्नमेंट काउंट करने लग गई। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आंसर हो गया ओनली 1 and 2। ठीक है, तो आज हमने WPI समझा, CPI समझा, कौन इसको कैलकुलेट करता है, और सबसे बड़ी चीज जो समझी इकोनॉमिक साइकिल, जो आने वाले कई क्वेश्चंस में काम आएगी। करीबन 20-25 क्वेश्चन तक ही इतने डीप कंसेप्ट होंगे, फिर ये कंसेप्ट रिपीट होने लग जाएंगे। मैं बताऊंगा, ये मैंने बताया था, बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इन कंसेप्ट को आप लोग एक बार दोबारा वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है वो करो, नहीं तो इनको लिखो, समझो, समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो याद ही नहीं रहेंगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है,